अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद का मौसम जो है बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है और पिछले कई दिनों से शहर फैसलाबाद के अंदर सूरज जो है वो आँख मचोली खेल रहा है। काली घटाओं के डेरे जो हैं वो शहर फैसलाबाद के अंदर हैं। ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो गालों को छू के गुजर रही हैं। आइंदा आने वाले 24 घंटों के लिए शहर फैसलाबाद का मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक कैसा रहेगा, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो होगा वो तकरीबन 76% होगा और इसके साथ साथ हवा 3 नॉट की रफ्तार से चलेगी और पार्शली क्लाउडेड है और पार्शली बारिश के इम्कानात जो हैं वो शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश जिसे कहा जाता है वो अभी तक नहीं होगी। अलबत्ता सूरज मियाँ जो हैं वो बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, उसकी वजह से दर्जा रात में काफ़ी कमी आई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बारिश जो है वो हो सकती है और इसकी वजह से दर्जा रात मज़ीद कम हो सकता है। अलबत्ता हवा जो है वो ठंडी ठंडी जैसे ही चल रही है, शहरियों के चेहरों पे पड़ रही है, तो शहरी उससे मुस्कुरा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे, घरों पे खानों का पकवान का एहतमाम जो है वो शहरियों की जानब से किया जा रहा है और उनका कहना है कि इस मौसम को भरपूर इंजॉय किया जाएगा, क्योंकि पिछले चंद दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा शहर फैसलाबाद के अंदर पड़ रही थी, लेकिन अब देखा जाए 2 से 3 दिनों से सूरत हाल काफ़ी मुनफरिद है और कहा जा रहा है कि आने वाले रोज़ यानी कल के रोज़ भी बारिश के इम्कानात शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं। अलबत्ता ये दिन कितने दिन मज़ीद चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको मौसम की सूरत हाल से तो आगाह किया, लेकिन शहर की सूरत हाल के हवाले से भी आगाह करेंगे। कुछ आज हम हेल्थ सेक्टर के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ हम कोर्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हेल्थ सेक्टर की तरफ सबसे पहले चलते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शहर भर में तकरीबन 61-62 के करीब जो सरकारी डिस्पेंसरियाँ होती थी जहाँ पे लोग अपने इलाज मुआलजे के लिए या चेकअप के लिए जाते थे, उनको बंद करने का फैसला किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में अपील दायर की गई, जिससे बाद उसे दोबारा रीओपन कर दिया गया। आखिर क्या वजह पेश आई, इनको बंद क्यों किया जा रहा था और इससे क्या नुकसान होना था शहरियों को, इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं करवा दूँ। हमारे साथ अज़ादार हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। अज़दार साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अज़हर भाई, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले ये ज़रूरत क्यों पेश आई, इन डिस्पेंसरियों को बंद करने के अहकामात किसने जारी किए और उसके पीछे वजह क्या है? देखें, सेक्रेटरी हेल्थ जो है महकमा प्राइमरी सेकेंडरी अली जान, उन MCH सेंटर शामिल है और इस समेत दीगर जो कि सेंटर शामिल है उन्हें जो है बंद कर दिया जाए। अब बंद करने की वजह इस वजह से पेश आई कि मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे पास की वजह इस वजह से पेश आई कि मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे पास दादोशुमार हैं 48 से 50 के करीब ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरियाँ बनती हैं और ये कोई आज की नहीं बनी हुई, ये बहुत पुरानी बनी हुई हैं और कई दफ़ा ये मसला भी मैंने हाईलाइट किया है कि अब वो जो है तबाहाली का शिकार हो चुकी हैं और किसी टाइम भी वो जो इमारतें खस्ता हाल होने के सबब किसी वक्त भी जो है गिर सकती हैं। अब उनकी रिपेयर के ऊपर एक अच्छी खासी जो है वो अमाउंट वो खर्च होनी है, तो इसलिए सरकार देख रही है कि वहाँ पे हमने खर्च कितना करना है और वहाँ पे मरीज़ कितने आ रहे हैं। देखें, कोई भी डिस्पेंसरी है वहाँ पे आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी या बुखार की दवाई मिलेगी और उसके बाद अगर आपने बेहतर इलाज हासिल करना है या बेहतर मेडिसिन लेनी है तो आपके लिए आपको फैसलाबाद के किसी भी टीचिंग अगर मैं नक्शा आपको बताऊं, एक तो उनकी हालत थी जो इमारतों की थी वो खस्ता हाल हो चुकी थी और दूसरा वहाँ पे देखें एक डॉक्टर है, इसके साथ साथ एक डिस्पेंसर है, वहाँ पे 2 LHV हैं, एक आया है वहाँ पे नायब कासद है और ड्रेसर है वहाँ पे। तकरीबन अगर वहाँ पे अमले की तादाद की बात की जाए तो 10 से 12 के करीब जो है एक डिस्पेंसरी में अमला जो है वो तैनात है और सरकार आपको पता है कि उनकी मद में जो तनख्वाहें अदा करती है वो एक बड़ी रकम बन जाती है। तो उसके साथ साथ अगर वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार के इलाज की सहूलत है, इसके अलावा वहाँ पे इलाज की सहूलत नहीं है। अब वहाँ पे जितने भी मरीज़ जा रहे हैं इलाज की सहूलियात के हवाले से उनकी अगर तादाद देखी जाए
तो मेरे ख्याल में किसी डिस्पेंसरी में 20 मरीज जा रहे हैं, किसी में 25 जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 है। कुछ बोगस रिपोर्टें अगर मेडिकल का अमला डाल दे हाजिरियाँ मरीज़ों की, तो वो 40 से 50 के करीब बन जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 आप डाल सकते हैं। तो रोज़ाना की वहाँ पे जो आ रही थी मरीज़ों की तादाद के हवाले से जो रिपोर्ट आ रही थी, वो भी मेरे अंदाजे या मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरी बात महकमा सेहत के अफसरान से हुई है, वो 40 से 50 के करीब थी। ये बोगस मरीज़ों का अंदाज करने के साथ बता रहा हूँ कि टोटल मरीज़ वहाँ पे 10, 15 या 20 के करीब तादाद थी। अब देखें 10 से 12 के करीब वहाँ पे अमला तैनात है और 10, 12, 20 मरीज़ वहाँ पे आ रहे हों, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे आपने क्या सहूलत फराहम करनी है। वहाँ पे मरीज़ों का जब देख रहे हैं कि रश ही नहीं है और मरीज़ जो है वो उस तादाद के मुताबिक नहीं है जो कि वहाँ पे मेडिकल कम से कम को 100, 150, 200 मरीज़ तो अगर हो तो फिर चलो मैनेज हो सकता है कि वहाँ पे जो अमला तैनात है वो 100, 125, 150 मरीज़ों को जो है रोज़ाना की बुनियाद पे इलाज की जो सहूलत है वो फराहम कर रहा है। अच्छा, अमला वहाँ पे तैनात है, इमारतें वहाँ पे खस्ता हाल है, मरीज़ वहाँ पे आता नहीं है, तो अब फिर सरकार ने ये देखा कि वहाँ पे मशीनरी भी पड़ी हुई है, बेड वहाँ पे तकरीबन एक बेड होता है और इसमें दीगर जो थोड़ी बहुत मशीनरी होती है इब्तदाई तौर पे इब्तदाई इलाज के हवाले से जो कि इस्तेमाल होती है वो वहाँ पे मौजूद है। तो सरकार ने यह समझा कि बजाय इनकी के रिपेयरिंग की जाए, क्योंकि आए रोज़ क्योंकि जो निज़ाम है डिस्पेंसरियों का वो जा चुका है, PHFMC पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो डिस्पेंसरियों का निज़ाम अब देख रही है। तो अब वो बार बार लेटर लिखे जाते हैं सरकार को कि इनकी रिपेयरिंग करवा के दी जाए, कल को खुदा ना खास्ता कोई हादसा रोनमा हो सकता है। और कई जब हमने विज़िट किए हैं तो हमने देखा कि कई कमरे जो हैं वो बंद कर दिए गए, बाकायदा तौर पे सील कर दिए गए हैं, वहाँ पे ताला लगा के उन्हें सील कर दिया गया कि इन कमरों में कोई भी दाखिल ना हो, क्योंकि कल को या आने वाले वक्त में ये जो है कमरे जो है वो गिर सकते हैं और यहाँ पे जो है खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो सकता है, जिसकी बुनियाद पे उन कमरों को जो है वो सील किया गया। बहुत ज़्यादा तादाद है इन मराकज़ सेहत की, इन इलाजगाहों की, जहाँ पे इन्हें जो है वो बंद करना पड़ा। अब हुआ क्या, अब ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो मुलाजमीन तैनात थे, वहाँ पे जो मशीनरी थी, उन्हें कहा गया कि आप जो है ये मशीनरी और जो अमला है ये नज़दीकी जो PHU हैं या RHC हैं या THQ आपके पास हॉस्पिटल है वहाँ पे ये मुंतकिल कर दिया गया। अब जब मुंतकिल करने की बात आई तो जो मुलाजमीन, ज़ाहिरी बात है अगर एक मुलाजम को नज़दीक इलाजगाह बनती है को 5 से 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटे में 30 मिनट तक वो सफ़र करके अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाता है, तो उसके लिए वो बेहतर है। जब उसे पता चलेगा जी मेरा जो तबादला किसी दूसरी डिस्पेंसरी में कर दिया गया, कहीं और कर दिया गया और वो वहाँ से घर से जो है 1.5-2 घंटे का फासला बनता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके पटिशन दायर की हाई कोर्ट में और उसके बाद मेरे ख्याल में हाई कोर्ट की तरफ से अहकाम जारी हुए कि जो है वो इनकी एक पूरी तफसील के हवाले से जो है आगाह किया जाए और फ़िलहाल जो है वो इनके ऊपर स्टे जारी कर दिया गया कि इन्हें जो है वो बंद ना किया जाए। अब जो मुलाजमीन वहाँ पे तैनात थे और उनकी लिस्टें बन रही थी कि मुलाजमीन को किस तरह जो है मुंतकिल करना है, किस तरह वहाँ से जो है मशीनरी वहाँ दीगर मराकज़ सेहत में मुंतकिल करनी है। जब हाई कोर्ट की नाम से अहकाम जारी हुए तो उसके बाद इसके ऊपर जो था अमल दरामद रोक दिया गया। अब जो मुलाजमीन थे अब वो वहीं पे काम कर रहे हैं जिन इलाजगाहों में वो पहले से ही तैनात थे। अब एक कमेटी सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से दोबारा बना दी गई है कि MEA इसका मैंने मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट, जो कि ये तीसरी अथॉरिटी कायम की गई है, ये विज़िट करती है और जो महकमा सेहत के अफसरान अच्छा है ओके की रिपोर्ट देते हैं कि सब बेहतर है, तो उसकी ये नफ़ी करते हैं और हक़ाइक़ पे मबनी जो है वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि असल हकीकत ये है। फिर मुआवजा किया जाता है कि महकमा सेहत के अफसरान जो रिपोर्ट पेश कर रहे थे उनकी क्या रिपोर्ट है, जो मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की जा रही है वो किया, उसका मुआवजा किया जाता है। अब ये हुआ है कि स्पेशल सेक्रेटरी एक है, इस एक जो कमेटी बनाई गई है, स्पेशल सेक्रेटरी एक है, एडिशनल सेक्रेटरी 2, CEO PHFMC जो कि पूरे पंजाब को देखते हैं 3 और चौथा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीज़न फैसलाबाद। ये 4 अफराद पर मुश्तमिल जो कमेटी बनाई गई है। अब ये अफराद जो हैं वो मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की रिपोर्ट का जायज़ा लेंगे, वहाँ पे कितने मरीज़ आ रहे थे, इमारत की हालत कैसी थी और वहाँ पे अमला कितना तैनात था, वहाँ पे अमला था ये देखें ना, सरकार खर्च कर रही है वहाँ पे, मिसाल दे रहा हूँ 5 लाख महीने का, और वहाँ पे जो मरीज़ आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 5,000 रुपये के तकरीबन मेडिसिन लेके जा रहा है जी वहाँ पे। तो देखें सरकार कितना खर्च कर रही है और इसका जो फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर इस नज़रिए के तहत जो थे वो सरकार ने बंद करने का जो फैसला किया गया था। अब ये होगा, अब मॉनिटरिंग एवोल्यूशन असिस्टेंट की रिपोर्ट को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो कमेटी बनाई गई है वो इसकी एक पूरी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश करेगी, सेक्रेटरी हेल्थ को पेश करेगी, उसके बाद जो है वो
फैसला किया जाएगा उन 62 इलाज गाहों से मुतलिक जो कि फैसलाबाद ज़िले में वाक़ हैं, जिसमें ज़िला कौंसिल की डिस्पेंसरी हैं, इसके साथ साथ MCH सेंटर हैं और कुछ अभी तक आपको ये जान के हैरत होगी कि अभी तक जो हकीम इलाज करते थे, अभी तक वो हिकमत के सेंटर भी जो है वो फैसलाबाद में कुछ मकामात पर वो बने हुए हैं, जहाँ पे अमला अभी भी जो है वो तैनात है। तो वो भी ये शामिल हैं। ज़ाहिर बात ये मेरे ख्याल में कोई अगर इमारतों का से बात की जाए तो ये कोई 1964, 60, 70 ये इस तरह ना कुछ फेज़ में बनी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा जो थी वो पुरानी हो चुकी थी, जिसके बायस आए रोज़ जो थे वो मुश्किलात रहते थे। जिसके बाद ये जो था फैसला किया गया था कि इन इलाजगाहों को बंद किया जाए, मगर अदालती अहकामात के बाद इन्हें जो है वो खोल दिया गया, स्टे जारी कर दिया गया। अब एक कमेटी जो है कायम की गई है, वो कायम करदा कमेटी जो है वो मॉनिटरिंग एवल्यूशन असिस्टेंट की रिपोर्ट को देखेगी और उसकी रिपोर्ट के बाद एक बाकायदा तौर पर मुफस्सल रिपोर्ट बना के जो है वो हुकूमत को और अदालत को पेश करेगी और उसके बाद हतमी तौर पर फैसला होगा क्या इन डिस्पेंसरियों को ख़त्म करना है या इन डिस्पेंसरियों को चलने देना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाशिर बराइच भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हाशिर, कोर्ट्स की जानिब से जो ऑनलाइन सिस्टम रखा गया था कि बहुत सारे लोग जो कि बवजह फासला नहीं आ सकते कोर्ट, वो ऑनलाइन अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं, पेशी कर सकते हैं। फैसलाबाद के जो कोर्ट्स हैं जो इनमें ये सिस्टम जारी और सारी है या फिर कासिर है? हमें हनान बेसिकली जब ये सिस्टम शुरू हुआ था तो उसमें फैसलाबाद में भी इस हवाले से अदादार भाई मजीद बता सकते हैं। आज से तकरीबन 5 साल पहले एक आर्जी तौर पर जो है एक कोर्ट इस काम के लिए मुख्तस की गई थी, ई कोर्ट जिसका उसको नाम दिया गया था, लेकिन वो जो है वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकी। उसकी मुख्तलिफ वजूहात है, जिनमें अगर हम सबसे ज़्यादा वजूहात की बात करें तो अगर हम अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पर केसेस की जो एवरेज है उनमें से तकरीबन 70% लोग वो होते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ देहातों से होता है। तो देहातों में इंटरनेट के जो है मसाइल हैं, एक तो वो भी होते हैं, दूसरा ये है कि जो देहाती लोग हैं उन ख़ुसूसन जब बुज़ुर्गों की बात करें तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो जानते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख्याल में बनी, एक तो ये थी। और दूसरी अगर वजूहात की बात की जाए तो उनमें इसके पॉजिटिव भी चीज़ें थी, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि कोई दीवानी केसेज है, ज़मीनों के कोई केसेज हैं, वो केसेज एवरेज जो है 20 से 30 साल तक भी जो है वो चलते हैं। यहाँ पर फैसलाबाद की अदालतों में भी आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिनको तकरीबन 40 से 45 साल जो है वो हो चुके हैं, अभी तक ऐसे केसेस के फैसले नहीं हुए। तो इनके लिए फ़ायदा ये था कि अगर ऐसे केस का कोई गवाह जो है या कोई फ़रीक बैरून मुल्क में है तो वो अपना जो बयान है वो यहाँ पर आके वीडियो लिंक के जरिए जो है वो रिकॉर्ड करवा सकता था। तो इस तरह के फ़ायदे जो हैं वो हासिल तो किए जा सकते थे, लेकिन माज़रत के साथ सबसे बड़ी वजह जो है वो वही आती है कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनका ताल्लुक जो है वो देहातों से होता है, बल्कि देहात भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दराज से जो है वो होते हैं, कहीं 100 किलोमीटर। बिल्कुल, वे फैसलाबाद के डिवीजन से इर्द गिर्द से। अज़ाद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ई कोर्ट को फाल मजीद करना चाहिए? देखें, जब इसका इफ्तिताह हुआ तो मुझे याद है मैंने ही जो थी वो पूरी एक मीडिया को फैसलाबाद को बुलाया गया कि यहाँ पे जो है वो फैसले किए जाएंगे। वहाँ पे LCD लगा दी गई और वहाँ पे नेट सिस्टम जो था वो वहाँ पे बहाल किया गया। बेहतर वहाँ पे नेट सर्विस जो थी वो वहाँ पे रखी गई। ना सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए बल्कि जो बैरून मुल्क हमारे शहरी वहाँ पे मौजूद हैं उन्हें भी जो था वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए, वीडियो लिंक के ज़रिए जो था वो लिया जा सकता था। और वहाँ पे जो था वो सवाल जवाब वकला की जानिब से या जो वहाँ पे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हुए थे, जिस जज की वहाँ पे ड्यूटी थी, तो वो उस ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए जो थे वो बातचीत करते थे और वो केस जो था वो हल होता था। मगर जैसे हाशिर ने बताया कि नेट, आपको पता है कि सर्विस उसकी जो है वो बहुत स्लो रहती है और इस तरह के जो है मसाइल हैं उनका जो है वो सामना रहता है। फैसलाबाद में जैसे मैंने पहले बताया कि फैसलाबाद के अगर अदाद शुमार के वाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में 10,000 से ज़ायद के केसों की समाअत जो है वो फैसलाबाद की अदालतों में इस वक्त हो रही है। अब 10,000 जब शहरी किसी भी अदालतों का रुख करते हैं तो वहाँ पर आप देखें हर शहरी के पास तकरीबन एक मोबाइल तो कम से कम होगा नहीं तो मैं तो ज़्यादातर देखा है जी किसी के पास 2 मोबाइल और 3-3 मोबाइल भी मैंने देखे हुए हैं कि शहरियों ने जो 3-3 मोबाइल रखे हुए हैं। उसमें आप ये 10,000 के करीब, तो मैं अभी केसों की समाअत की बात कर रहा हूँ, आप वकला लगाएं, आप उनके साथ जो क्लर्क होते हैं आप उन्हें लगाएं, आप इसके साथ साथ जुडिशरी में बैठा हुआ जो अमला है आप उनकी तादाद लगाएं। तो जाहिर बात है कितना एक नेट आप सिस्टम चला सकते हैं। वहाँ पर आप रश देखें कि उस मखसूस जगह में कितना एक शहरियों का जो है वो रश वहाँ पर होता है। और न सिर्फ साइलिन का बल्कि उनके साथ आपको पता है कि अगर कोई केस है, मर्डर केस है या कोई भी ऐसा केस है जहाँ पे लड़ाई झगड़े के अमकानात ज़्यादा होते हैं, तो हमने वहाँ पे देखा है कि 20-20, 25-25, 50-50 लोग जो हैं वो एक एक केस की समाअत के लिए जो है वो
अपने दोस्त को या अपने अजीज़ को जो है वो सपोर्ट करने के लिए पहुंचे होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई वकुआ ना हो जाए। तो इन सारे अगर मजमूए को आप यकजा करें तो नेट जो है वो फिर किस तरह आप जो है उसकी सर्विस जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अब एक नेट चल रहा है, अपने दफ्तर की बात अगर करें तो अगर कंपनी की जान से जो वाईफाई इस्तेमाल किया गया है तो कोशिश होती है कि दफ्तर में पहुंचना है तो हर जो हमारा दोस्त है, हमारा कुलीग है, वो यही कोशिश करता है कि दफ्तर का जो है वो नेट इस्तेमाल कर लिया जाए। अब नेट के ऊपर हमने बाकी भी चीज़ें भिजवानी होती हैं, पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है, वो जब तमाम इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर बात है स्पीड डाउन हो स्पीड तो उसकी फिर डाउन होती है। यही वजह बनी है, मैं समझता हूँ कि जो था वो निज़ाम ऑनलाइन सिस्टम का जो था वो देर पा नहीं चल सका। हालांकि जिस वक्त के साथ तरक्की हो रही है या जिस स्पीड से जो है वो इस वक्त जो माशरा है वो आगे की जानब जा रहा है, तो तकरीबन हर अदालत में जो है वो इस तरह का निज़ाम होना चाहिए। देखें, अब एक जब कैदी वैन आती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट जेल से, सेंट्रल जेल से, उसमें ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 20-25-30 कैदी तो होते होंगे। अब 20-25-30 कैदी तो वो हो गए जिनके आम नौयत के केस थे या मर्डर केस भी हो सकते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि एक अगर कैदी वैन में एक जो है वो कैदी आ रहा है तो उसके साथ साथ एक एलीट की गाड़ी आगे है, एक एलीट की गाड़ी पीछे है, और उस कैदी को जो है वो उसके लिए जो है नेट का सिस्टम जो है वो बेहतर होना ज़रूरी है ताकि जितने ऑनलाइन केसेस होंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि जो भी चीज़ देख ली जाए जी, पहले मैनुअल तरीके से हाजिरी लगती थी, वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाया जाए, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जी। और इसके साथ साथ जो रिपोर्टिंग का निज़ाम था आगे मैनुअल तरीके से होता था, वो जो था वो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया। गुज़िश्ता दिनों जो सिंडिकेट की मीटिंग हुई है फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो जो सूबाई वज़ीर सेहत थे डॉक्टर जावेद अकरम, जब वो निकले तो उन्होंने कहा यार जब भी सिंडिकेट की मीटिंग होती है तो हम किताबचे लेके आ जाते हैं, और किताबचे भी इतने इतने मोटे होते हैं, वो उठाते हुए ना हाथ थक जाता है। तो इन किताबचों को जो हम ख़त्म करके हम ऑनलाइन हाथ थक जाता है तो इन किताबचों को जो हम ख़त्म करके हम ऑनलाइन सिस्टम जो मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं। और ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की पहली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पे जो है वो हम ऑनलाइन सिस्टम जो है मुतारफ़ करवाएंगे, और ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए जो है वो सिंडिकेट की मीटिंग हुआ करेगी, और ये कागजी झंझट में जो है वो हम नहीं पड़ेंगे। बात करने का मकसद या ये वाक़या सुनाने का मकसद या इस किस्से का जिक्र करने का मकसद यही है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो अब आपको पता है कि बड़ी तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम बेहतर होगा तो इस तरह की जो है मज़ीद कोर्स बन सकती हैं, इस तरह की मज़ीद कोर्स बनेंगी, तो जो शहरी हैं जो घर बैठे इस तरह के केसेस, क्योंकि जब वो अदालत में पहुँचते हैं पता चलता है कि आज हड़ताल है जी, हड़ताल है जी, केस की समाअत नहीं हो सकती, और जो भी शहरी या जो भी साहिल, अव्वल तो साहिल ही उन्हें कहेंगे, जो भी साहिल अदालत में पहुंचता है जाहिर बात है वो किराया खर्च करके आता है, छुट्टी करके आता है, और जो 100 काम होता है वो पेंडिंग करके आता है। पता चलता है कि जी आज हड़ताल है, ये केस की समाअत नहीं हो सकती। या फिर ऐसे होता है कि अगर एडिशनल सेशन जज की बात की जाए तो 60 से 70 के केस वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुन रहा है। अगर सिविल जजेस के हाल से बात की जाए तो 300, 250, पौने 300 के करीब वो केस सुन रहे हैं। अब देखिए जजेस के ऊपर जो है बर्डन बहुत ज़्यादा है। अब किस तरह एक जज जो है वो 70 केस आए हैं तो 70 के केसों का जो वो उसमें वकला किसी में पेश नहीं हुए, ठीक है, किसी में जज साहब ने भी जो है फैसला करना है और उन्होंने भी जो है वो केस जो है वो पढ़ना है, उसे देखना है, और उसके बाद जो है उन्होंने इसका ऊपर जो फैसला करना है। तो 60-70 केसों का जो है हम फैसला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं हो सकता। मगर ये देखा ज़रूर है कि अब बड़ी तेज़ी से जो है फैसले में जो पेंडेंसी थी वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हुई है। और अब जो केसेस आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात अगर कोई एक जज को देखा जाए तो वो डेली 1 से 2 जो है वो केसों के फैसले कर सकता है, खारिज कर देगा, या जो है वो उसकी बहस होगी तो उसको फिर देखा जाएगा। एक काफ़ी टाइम पीरियड चाहिए होता है, और नए केसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है वो दाखिल हो रहे होते हैं, और वो यही वजह होती है कि केसेस का जो है बर्डन वो बढ़ता रहता है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ हाशिर बड़ाइश मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। हाशिर, मसालती कमेटियाँ बनाई गई थी कोर्ट की तरफ से जो छोटे मोटे मामलात को सॉल्व करने के लिए जो है वो फाल की गई थी, लेकिन अब वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले ये भी जो है वो सिलसिला शुरू हुआ जब अदालतों के अंदर ही एक मसालती कौंसल जो है वो बनाई गई। उसमें एक तो ये था कि खुला के केसेस जो है वो ज़्यादातर वो भी जाते थे, और दूसरा इसमें खास बात ये भी थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी अदालत के अंदर आपका कोई और केस पेंडिंग है, कत्ल का या दीगर मामला, खुला के अलावा कोई भी वजूहात है, तो अगर दोनों फ्री कैन की मशावरत से वो जो केस है
वो मिसालती जो सेंटर बनाया गया था उसके अंदर भिजवा दिया जाता था, और वो वहाँ पर दोनों जो फ्री कैन है उनके वकला भी होते थे, और वहाँ पर कोशिश यही की जाती थी, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कोई मर्डर का केस है, अगर किसी का कोई कत्ल हुआ है, तो दोनों फ्री कैन के सलाह मशवरे से, दोनों के जो वकील हैं वो दोनों के सलाह मशवरे से मुतलका जो अदालत है उसको आगाह करते थे कि हम ये जो केस है, मुतलका केस, हम जो मिसालती सेंटर है उसके अंदर जो है वो लेकर जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर होता ये था, अमूमन जो है वो सुलह करवा दी जाती थी। अगर जो मजलूम साइड है, हम दूसरी तरफ कह सकते हैं जो मदई हैं, उनके अगर कोई वहाँ पर होते थे, उनको कुछ मसाइल होते थे, या उनके जो है वो कुछ वो कहना चाह रहे होते थे, या वो कुछ ले दे के, अमूमन जिस तरह हमारे यहाँ ये भी होता है कि कुछ ले देकर जो है वो मामला हल हो जाते हैं। तो इस तरह के जो भी मामला थे वो वहाँ पर दोनों जो फ्री कैन है वो खुलकर अपनी बात करते थे, जो भी मसाइल या जो भी किसी के मुतालबात होते थे वहाँ पर वो हल कर दिए जाते थे। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि बजाय ये कि दोनों जो फ्री कैन है, फॉर एग्जाम्पल अगर अदालत में वही एक 302 का केस चलता, तो यहाँ पर मुतलका जो अदालत है अगर वो मुल्ज़म को जो है वो बरी करती, तो जो दूसरा फ्रीक है वो यहाँ से लाहौर हाई कोर्ट चला जाता। अगर मुल्ज़म को वो जो वो मुजरिम साबित होता, उसको कोई सज़ा मिलती, तो यहाँ से लोग जो है वो अमूमन हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपील करते हैं। हाई कोर्ट के बाद फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जो लोग हैं वो जाते हैं। तो अमूमन ये जो मामला है वो अगर अदालतों में लटकाना जाए तो हम कम से कम 15 से 20 साल जो है वो लग जाते थे। तो लोगों का ये जो सारा टाइम है वो बचता था उधर, वहाँ पर कुछ दिनों में ही जो है उनका मामला हल हो जाता था। दोनों जो साइड हैं उनके जो मसाइल होते थे या उनके जो मुतालबात होते थे वो भी वहाँ पर हल हो जाते थे। इस तरह अगर हुला के केसी की बात की जाए तो हुला के केसी में अमूमन जो है वो ये होता था कि मियाँ बीवी जो दोनों हैं उनको बिठा दिया जाता था। अगर बीवी के मसाइल हैं, चाहे वो खर्चे के हैं या खामद मारता है या दीगर जो घरेलू मसाइल होते हैं, इस तरह के जो भी मसाइल होते थे उनको हल करके वहाँ पर उनका जो मामला है वो ख़त्म कर दिया जाता था। जो अदालतों का झंझट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता था वहाँ पर, क्योंकि जो भी उनका मुतालबा था वो पूरा हो जाता था। लेकिन अब जो अब इस साल की अगर बात की जाए तो जो है वो अब जुलाई है, तकरीबन आज 22 जुलाई है, तो इस साल में तकरीबन आज के दिन तक जो है वो कोई भी केस जो है वो मुतलका अदालत की जानिब से या किसी भी अदालत की जानिब से मिसालती जो कौंसल है वो वहाँ पर नहीं भेजा गया। उसकी सबसे जो बड़ी वजह वो ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना उनकी एक नेचर बनी हुई है कि अगला जो बंदा है ना उसको जलील करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर केस मिसालती कौंसल के अंदर चला जाता था तो वो यहाँ पर वो जलालत वाला काम ख़त्म हो जाता था, वहाँ पर उनका मामला जो है वो सुलह सफाई से हल हो जाता था। तो हमारे यहाँ लोगों की ये नेचर बनी हुई है कि उसको जलील करना है। अगर जो लोअर कोर्ट है वहाँ से हम कोई केस हार भी जाते हैं तो हम कहते हैं अब इसको मैं हाई कोर्ट पे लेके जाऊँगा। हाई कोर्ट से अगर हार गए हैं तो फिर हम कहते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर मामला होता है ख़ानदानी दुश्मनियों पर या अना पर। हमारा कोई ऐसा मसला यहाँ पर तो लोगों का होता नहीं है जिसको हम कह सकेंगे बैठ के वो जो है वो हल करना चाहते हैं। अगर इस तरह का कुछ होता भी है तो वो 20% केस अदालतों में बामुश्किल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि लोग जो है वो बावजह मजबूरी जो है वो अदालतों में आए हैं। अमूमन जो है वो अगर दूसरा फ्रीक इसी वजह से आता है, स्वाय मर्डर के केस की मैं बात कर रहा हूँ कि यार मैंने इस अगले बंदे को जलील करना है, तो वो एक तो जो लोग हैं उन्होंने इंटरेस्ट लेना जो है वो छोड़ दिया इसमें और दूसरी एक अहम वजह जो है वो वकला भी इसमें बंदे हैं, क्योंकि कोई भी अगर इसमें मिसालती कौंसल की तरफ जाते थे तो वकला जो है उनका भी ज़ाहिर बात है उनका भी रोज़गार केसी से जुड़ा हुआ है। जितना अर्सा उस केस की तरीक़ें पड़ती रहेंगी, अदालत में वो केस ज़ेर समाअत रहेगा, वकला को भी उनकी जो फीसेज हैं वो मिलती रहेंगी। तो ये दो बुनियादी वजूहत है। एक तो ये है कि हमारे जो लोग हैं वो अगले बंदे को सिर्फ अदालतों में कहते हैं जलालत के लिए लेके आते हैं, जलील करने के लिए लेके आते हैं। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मिसालती कौंसल में गए तो हमारा तो काम ही ख़त्म हो जाएगा, वो मिसालती कौंसल की तरफ जाते नहीं। दूसरा, जिस तरह आपको मैंने शुरू में बताया कि दोनों जो फ्रीकैन थे उनके वकला जो है वो आप मशावरत करके दोनों अपनी पार्टियों की बात सुन करके क्या मुतालबात हैं वो जज के सामने रखते थे। फिर जो केस है वो मिसालती कौंसल के अंदर रेफर होता था। तो वकला को भी पता है कि अगर केस मिसालती कौंसल के अंदर गया तो हमारी जो दिहाड़ी है वो तो मर जानी है, क्योंकि वो तो अब तो वकला जो है वो बेशतर वकला जो है उन्होंने हर समात के कोई ना कोई पैसे जो है उन्होंने लेने हैं। तो ये दो बुनियादी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो मिसालती कौंसल्स हैं उनके अंदर केस जो है वो अदालतों की जानिब से रेफर होने उधर से जो है वो ख़त्म हो गए। तो ये मिसालती कौंसल जो है फैसलाबाद के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो बंद पड़ी। इसके अगर पहले साल की बात की जाए जब ये 2015 या 16 में शुरू की गई थी तो इसमें तकरीबन जो है इसकी जानिब से 5000 ऐसे केसेस है जो निपटाए गए थे। उसमें हुला के केसेस भी थे, दीवानी केसेस भी थे, फौजदारी केसेस में दीगर जो मुतरी नोयत के केसेस जो उन्होंने सुलह करवाई। फिर बतदरीज जो ये जो सिलसिला है ये कम होता गया और 2021 के अंदर लास्ट जो है सिर्फ इसकी जानिब से 323 या 324 जो केस हैं वो मिसालती कौंसल के अंदर जो है वो रेफ़र किए गए जो हल किए। उसके बाद 2022 के अंदर भी जो है वो कोई केस जो है वो नहीं भिजवाया गया और 2023 में भी अभी तक जो है वो कोई केस जो है वो नहीं भिजवाया गया। और इसकी जो नुकसानात हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि एक तो यहाँ पर खुला के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। खुला के केसेस के अलावा अगर दीगर केसेस की बात की जाए अब लोगों के अंदर इतना गुस्सा जो है वो बढ़ चुका है। यहाँ पर फैसलाबाद की अदालतों की अगर बात करें तो आए रोज़ जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग जो है वो मर रहे हैं।
उसकी वजह क्या है कि उनको कोई भी जो फ्रीकैन है उन दोनों को कोई भी सुलह की तरफ लाने वाले नहीं है। वो उनके अंदर जो बदले की आग है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के सबसे जो बड़ा नुकसान मेरे ख्याल में वो यही है कि खुला के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो शादियों की एवरेज की निस्बत खुला के केसेस की जो एवरेज है वो बढ़ती जा रही है दिन दिन। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर उनकी कोई सुलह करवाने वाले नहीं, क्योंकि अगर आप अदालत में जाएंगे तो अदालत ने तो जो भी कानून है उसके मुताबिक अमल दरामद करना है यहाँ, क्योंकि वहाँ पर अदालत जिस बात पे तो काम नहीं करेगी, उसने तो कानून देखना है कि खातून जो है वो आई है, उसने अपने ये मसाइल बताए, इस हवाले से ये ठीक है, यहाँ पर दूसरी से तीसरी पेशी के अंदर जो है वो खुला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अजहर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ भी करते हैं। अजहर साहब, कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल्स के हवाले से? अच्छा, हॉस्पिटल के हवाले से बाद में बात करेंगे, पहले जो मिसालती सेंटर हैं इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बात करनी चाहिए। जब मिसालती सेंटर का इफ्तिताह हुआ तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मैं भी मौजूद था, और मिसालती सेंटर का जो था जब इफ्तिताह किया गया तो हमने उसकी कवरेज की थी। अब मिसालती सेंटर है क्या, थोड़ा सा मैं इसका पहले नक्शा आपको बताता चलूँ कि जो शहरी अदालतों में आते हैं उन्हें तो पता है कि अदालतों का क्या माहौल होता है, और जो नहीं है होता यह है कि जब आप किसी भी अदालत में जाते हैं तो आपको घंटे जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। एक चीज़, पहले आप बाहर बेंचों पे बैठे हुए हैं, बेंचों से आप अगर अंदर आ गए हैं और अंदर कोई बहस हो रही है केस के वाले से, तो आपको 30 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5-2 घंटे आपको जो है खड़ा रहना पड़ सकता है, क्योंकि सवाल जवाब हो रहे होते हैं। मिसालती सेंटर जब इफ्तिताह किया गया तो वहाँ पर सिविल जज के ओहदे का एक जो जज उस सेंटर का जो था वो इंचार्ज बनाया गया, और वहाँ का माहौल ये था कि आपने कोर्ट में खड़े नहीं होना। जो जज के जो मिसालती सेंटर में जज जो थे उनका जो रूम था उससे जो था मिसालती सेंटर बनाया गया। अब वहाँ पे माहौल ये है कि वहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हैं, आपने आना है वहाँ पे बैठना है, और वहाँ पे जो है बैठ के आपकी जो है सुलह सफाई वहाँ पे होनी है, आपको खड़ा होना नहीं पड़ेगा। ये मिसालती सेंटर का एक नक्शा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो नक्शा था, ये वो निज़ाम था, और वहाँ पे जब बैठ के आपको पानी मिलता है, वहाँ पे आपके बात जो है तसल्ली से सुनी जाती है। एक बेहतर माहौल, मकसद यह है कि बेहतर माहौल, एक अदालतों के वाले से खौफ की जो फ़िज़ा होती है ना वो ख़त्म करके मिसालती सेंटर में एक दोस्ताना माहौल पैदा करके सुलह सफाई जो था वो करवाना इसका मकसद था। और केसेस जो थे, अगर पुराने वक्त में बात की जाए जब ये इसका इफ्तिताह हुआ तब तरीक़ाकार ये था कि जो हमारे जज साहबान हैं उन्होंने केस जो था वो केस की नौयत देखते हुए कि ये जो केस है ये मिसालती सेंटर, छोटे छोटे मसाइल होते हैं, मिसाल के तौर पे जी खामन जो है वो सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करता है जी, खातून तलाक लेने अदालत में पहुंच गई है जी, ठीक है जी। खामन को मैंने कहा था कि मैं सो रही हूँ जी, मुझसे फीडर जो है बच्चे का उसमें दूध नहीं डाला जाता, आप दूध डाल दें, खामन साहब मोबाइल पर लगे हुए हैं या वो उठ के नहीं गए, उस घर में लड़ाई है जी। वो क्या है जी, वो तलाक लेने के लिए खातून जो वो, जैसे आशा ने बताया कि छोटी छोटी बातों पे इश्तियाल आ जाना, अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ते, ये वो छोटे छोटे मसाइल होते हैं, छोटे छोटे। फिर आपको पता है पॉइंट एक होता है, उसके साथ 10-12 मसाइल और बना दिए जाते हैं, खर्चा नहीं दिया जाता जी, टाइम से घर नहीं आते जी, वो मुझे जो है वो मेरे वालिदैन के घर नहीं लेके जाते, शॉपिंग मसाइल, फिर वो सारा एक जो है पूरी ना उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाता है। हाँ, वो खोल दिया जाता। अच्छा, पॉइंट से फेक होता है जी कि बच्चों को जो था रात को टाइम फीडर में दूध नहीं डाल के दिया गया, या सारी रात जो था वो और जो था मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर। अच्छा, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो जब अदालतों में जाते हैं तो अदालतों को ज़ाहिर बात है वक्त का ज़िया होता है। वकील ने तो कहना जी मैं ये तो मसला ही कोई नहीं जी, आप किसी वकील के पास चले जाएं और कहें जी 10 कत्ल किए हैं, ओए हो बहुत मुश्किल, परेशान नहीं होना, सुलह हो जाएगी, ओ ज़मानत आपकी हो जाएगी जी, ठीक है जी। वकील ने तो आपको जो है वो लॉलीपॉप देना है जी, क्यों, उसका काम जुड़ा हुआ, उसका ये पेशा है, वो साइल उसके पास आएगा तो उसके घर का जो है वो रोज़गार चलेगा। तो जाहिर बात है जब इस तरह के केसेस आते हैं वकला के पास तो उन्होंने जो है वो कोर्ट में दायर करने होते हैं, वो पे जब नौयत देखी जाती है, फिर वो जज साहबान जो थे वो जो केस था वो मिसालती सेंटर में जो था वो मुंतकिल कर देते थे, तो वहाँ पे जो है फैसला उसका होता था। अब जो मुझे क्योंकि बड़े दिन हो गए हैं कोर्ट बीतने की, तो आज मुझे पता चला है कि जी वो बिल्कुल जो निज़ाम वो ठप होता जा रहा है, या ठप हो चुका है, या ठप होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मिसालती सेंटर एक अच्छा एक निज़ाम था, और वहाँ पे जो था आप न सिर्फ वकील के ज़रिए, आप ख़ुद भी अगर जाते, मुझे जो वहाँ पे उस टाइम जज साहब थे, मुझे शायद नाम उनका जहन में था, शायद नाम आबद था उनका, सिविल जज थे वहाँ मिसालती सेंटर के इंचार्ज थे, तो उनके पास एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक खातून डॉक्टर इनके दरमियान जो कि मियाँ बीवी थे, और इनके दरमियान जब कलिश हुई और बात जो थी वो तलाक की नौबत तक जा रही थी, वो मिसालती सेंटर में पहुँचे। अब देखें एक असिस्टेंट कमिश्नर है, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी हुई है, वो जब कोर्ट में जाएगा खड़ा होना पड़ेगा,
क्या जी घरेलू मसाइल हैं जी, तो एक थोड़ी सी परेशानी या एक शर्मिंदगी जो होती है वो जो है इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। मसालती सेंटर का ये था कि आप वहाँ पे जाके सुलह के हवाले से इस तरह के जो है वो इक़दाम वगैरह कर सकते थे। ये तो कि मसालती सेंटर की बात। आज की बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैसलाबाद में जैसे आपने बात की कि कौन कौन से जो है प्रोजेक्ट फैसलाबाद में आ रहे हैं, तो गुज़िश्ता दिनों जो था वो विज़िट किया सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने, तो उन्होंने कहा है कि फैसलाबाद में हम CT स्कैन मशीनें लेके आ रहे हैं, MRI मशीनें लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ फैसलाबाद में एक कार्डियक सेंटर बन रहा है अलाइड हॉस्पिटल में, और जहाँ पे एंजियोग्राफी की मशीन की सहूलत होगी, कार्डियक इकोकार्डियोग्राफी होगी, और इस समय दीगर जो कि अमराज कल्ब में मुब्तला दिल के मरीज़ों को जो है वो सहूलत होनी चाहिए। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक टावर एक यहाँ पे अलाइड हॉस्पिटल में बनाया जाएगा, जहाँ पे अच्छा, बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे अजहर भाई, लेकिन छोटी सी ब्रेक ले लें। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अज़हर हुसैन मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अज़हर भाई, ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू आप कर रहे थे अलाइड हॉस्पिटल के हवाले से, मैं चाहता हूँ वहीं से आप। अच्छा, ये तो हो गया कार्डियक सेंटर के हवाले से जो मैं बता रहा था कि अमराज कल्ब में मुब्तला मरीजों को इलाज की सहूलत मुयसर आ सकेगी। इसके साथ साथ एक सर्जिकल टावर बनाया जा रहा है मुखियर हजरात की जानिब से, तकरीबन 75 करोड़ रुपए के करीब पड़ी हुई है। वहाँ पे जो है ये सर्जिकल टावर बनाया जाएगा। और इसके ऊपर जो सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कहा 18 से 20 माह के दौरान इंशाल्लाह ये जो है मंसूबा मुकम्मल होगा और आवाम को जो है वो इलाज की सहूलत मुयसर आ सकेगी। अब इसके साथ साथ फैसलाबाद में जैसे कि हमारा FIC हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक चौथी मंजिल तामीर की जा रही है और यहाँ पे जो है 100 बेड का जो है वो इजाफा होगा। 2 एंजियोग्राफी मशीनें नहीं आ रही हैं और इसके साथ साथ एक एंजियो CT मशीन तकरीबन 60 करोड़ रुपए के करीब ये टोटल रकम बनती है या ये फंड्स बनते हैं इन मशीनों की ख़रीदारी के लिए। ये मशीनें भी जो हैं वो यहाँ पे जल्द फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में जो है वो फराहम होगी। ये फैसलाबाद में बड़े मंसूबे हैं जो कि अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो मुतारफ़ करवाए गए और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है मरीज़ों को इन सेहत के मंसूबे जो कि मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो मुयसर आ सकेंगी। अब फैसलाबाद में इस वक्त महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के वाले से बात की जाए तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में जनरल अस्पताल समलाबाद जो था वो पहले 50 बेड पर मुश्तमिल था। अब 1 जुलाई से जो है वो 250 बेड पर मुंतकिल हो चुका है और 250 बेड पे अब वो आवाम को इलाज की सहूलत जो है वो फराहम कर रहा है। उसके लिए जल्दी जो है वो हुकूमत की जानिब से अमला भी फराहम किया जाएगा, जिसके बाद एक वो फुल फ्लेज जो हॉस्पिटल होता है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल 250 बेडेड, तो वहाँ पे जो है आवाम को इलाज की जो सहूलियात हैं वो मुयसर आ सकेंगी। इसके साथ साथ जनरल हॉस्पिटल 224 रेबे जिसे हसीब शहीद कॉलोनी हॉस्पिटल कहा जाता है, ये भी जो है वो माह सितंबर तक इसके ऑपरेशन थिएटर जो है फाल होने जा रहे हैं। क्योंकि अगर इस वक्त जनरल हॉस्पिटल हसीब शहीद कॉलोनी के वाले से बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से इसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया गया और यहाँ पे जो था वो स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर थे वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए। अब वहाँ पे जो सहूलत आ रही थी मरीज़ों को वो सिर्फ OPD की सहूलत तक आ रही थी, यानी कि एक क्लिनिक टाइप एक हॉस्पिटल जो था वो बना दिया गया था। जिसके बाद यहाँ पे एमरजेंसी बनाएगी। एमरजेंसी जो है वो 6 से 8 बेड की इस वक्त वहाँ पे जो है एमरजेंसी इस वक्त काम कर रही है। उसके बाद अब गायनी का शोबा वहाँ पे जो है वो फाल हो चुका है और गायनी के ऑपरेशन वहाँ पे जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। वहाँ पे असल जो मसला था वो बिजली का वहाँ पे मसला दरपेश है कि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगना है वो वहाँ पे नहीं लग रहा था, जिस पर सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर को हिदायत की गई कि इसके ऊपर जो है फौरी काम किया जाए और सितंबर तक जो है ये हमने इस हॉस्पिटल को जो है, क्योंकि वो 250 बेडेड हॉस्पिटल है तो उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने कहा अभी टाइम लगेगा, इसलिए 100 बेड जो है वो माह सितंबर तक फाल किए जाएँ और वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर यानी कि आर्थो है, सर्जरी है, गायनी है, यानी कि जो मेजर ऑपरेशन है या मेजर अमराज के हैं वो वहाँ पे मरीज़ों के ऑपरेशन हो सकें, तो वो वहाँ पे जो है वो आवाम को सहूलत जो है वो मुयसर हसीब शहीद कॉलोनी में आ सकेगी। इसके साथ आप आ जाएँ खुड़ियाना हॉस्पिटल।
खुड़ियावाला हॉस्पिटल पहले RAC था, उसके बाद तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का उसे दर्जा मिला, और अभी वहाँ पे मशीनरी वगैरह वहाँ पे ख़रीदी जानी है, या कुछ मशीनरी वहाँ पे पड़ी है वो भी इंस्टॉल नहीं हुई। यानी कि ये वो मंसूबा है जिसके ऊपर महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने के बाद एक फुल फ्लैज जो है वो THQ लेवल का ये हॉस्पिटल होगा। और खुड़ियावाला आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इलाका है फैसलाबाद का, और वहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स जो है वो ज़्यादा होने के 22 या 37 इदारे वहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और आए रोज़ वहाँ पे जो ट्रैफिक हादसा हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पे जब ये THQ लेवल का हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पे इलाका मकीनों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर आ सकेंगी, या इस तरह के जो हादसा वहाँ पे रोनमा होते हैं तो वो जो है वो अफराद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इसी तरह फैसलाबाद के अगर दीगर हॉस्पिटल के वाले से बात की जाए, हमारा तांदलिया वाला है, समुंदरी है, ये जो है वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के वाले से इनके बेडेड में जो है तोसी हो चुकी है। चक झुमरे का हमारा हॉस्पिटल है, वो भी जो है वो 100 बेडेड जो है वो हो चुका है। और ये वो उन हॉस्पिटल का जिक्र कर रहा हूँ जो कि 2023 में गए हैं और 100 बेडेड तक आए हैं, और आवाम को जो है वो उन्होंने इलाज की सहूलियात फराम करना या तो शुरू कर दिए हैं या शुरू करने जा रहे हैं से मुराद कोई ज़्यादा वक्त नहीं, कोई 10-15 दिन या 1 माह या 2 माह के बाद इन्हें जो है वो इलाज की सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। इसके साथ साथ फैसलाबाद में डेंटल मेडिकल कॉलेज और डेंटल एक हॉस्पिटल जो है वो फैसलाबाद में बनने जा रहा है, और ये बनेगा पंजाब मेडिकल कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल जहाँ पे बने हुए हैं, उसके साथ जो अराजी वहाँ पे मौजूद है वो जगह देख ली गई है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने उस जगह का विज़िट भी किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, डेंटल मेडिकल कॉलेज और डेंटल हॉस्पिटल बनाएंगे, ताकि दांतों के अमराज में मुब्तला जितने भी मरीज़ जिन्हें कुछ ऐसे अमराज जिनका यहाँ पे अभी तक ऑपरेशन नहीं हो रहा या इलाज नहीं हो रहा, और मरीज़ों को जो है वो जबड़ा या जिगर ऑपरेशन के लिए, मेजर ऑपरेशन के लिए जो है वो लाहौर का रुख करना पड़ता था, तो अब उन्हें जो है वो लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे जो है वो ये सहूलत हासिल कर सकेंगे। इसी तरह आपको पता है कि पंजाब मेडिकल कॉलेज जो है 2017 में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का इसे दर्जा मिला, और अब तकरीबन 6 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं हुई जिस तरह के वो फ़ाल होनी चाहिए। अभी तक उनके ब्रांचेस वगैरह या कोई क्लासेस वगैरह के लिए अलहदा से जगह मुख्तस नहीं हुई। जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लासेस वगैरह करवा रही है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे ऑलरेडी सुबह के औकात में क्लासेस होती हैं, तो जब उनकी ऑफ होती है तो दोपहर के औकात में दोपहर 2 बजे के बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो कि डिप्लोमा करवा रही हैं मुख्तलिफ अमराज के वाले से, तो उनकी जो है वो क्लासेस वहाँ पे शुरू हो जाती है। जगह की तंगी का सामना है, और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के साथ वो राब्ते में हैं कि हमें जो है वो जगह फराम की जाए जो तकरीबन कम से कम 2 मुरब्बा पर मुश्तमिल अराजी हो, और वहाँ पे जो है वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा सके। उसके साथ साथ फैसलाबाद में जो है वो बड़ी खबर मैं देने लगा हूँ कि फैसलाबाद में जो है वो एक फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एक हॉस्पिटल बनाने के हवाले से जो है वो हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है, जो कि तकरीबन 3000 बेड पे मुश्तमिल होगा। इस वक्त अगर मैं टोटल बेड के हवाले से बात करूँ तो फैसलाबाद में सबसे बड़ा इस वक्त जो हॉस्पिटल है वो अलाइड हॉस्पिटल है, उसकी मेरे ख्याल में तकरीबन 1600 या 1800 बेड पे मुश्तमिल है। यानी कि ये अलाइड हॉस्पिटल से भी 2 गुना हम कह सकते हैं ये बड़ा हॉस्पिटल होगा जो कि 3000 बेड पे मुश्तमिल होगा। और ये भी देखें, अब इसी हॉस्पिटल को आप बना दें खुड़ियावाला जाके या जनावाला के नज़दीक बना दें, वहाँ पे किसने इलाज के लिए जाना है? फैसलाबाद शहर के नज़दीक कहीं होगा। तो वजह यही है कि जगह देखी जा रही है कि जगह वाफर हो, वहाँ पे हॉस्पिटल बन सके, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वक्त में आप अलाइड चले जाएं, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। आप FIC चले जाएं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल साइड पे बनाया है, हाँ, इस तरह किसी साइड पे अगर बन जाए तो वो जगह भी देखी जा रही है, वो यहाँ पे बनने जा रहा है। उसके बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मुकम्मल तौर पे जो है वो अपने मार्द वजूद में आएगी, उसकी एक अपनी साख्त होगी, उसकी अपनी एक पहचान होगी। पहचान किस तरह होगी? जब वहाँ पे बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के ऊपर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखा होगा, और जो ख्वाहिशमंद अफराद जिन्होंने डिग्री लेनी है जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो वो जब वहाँ पे जाएंगे तो एक यूनिवर्सिटी का एक निज़ाम नज़र आएगा ना कि ये वो यूनिवर्सिटी है। और उसी के साथ ही वहाँ पे जब 3000 बेड का हॉस्पिटल बनेगा तो वहाँ पे आवाम को जो सहूलियात हैं इलाज के हवाले से वो अलाइड या DHQ की सतह पे नहीं होगी, वो उन्हें मिलेंगी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की सतह के लेवल की, कि वहाँ पे रिसर्च, क्योंकि कोई भी प्रोफेसर होता है वो रिसर्च करता है कि ये मरीज़ जो है
मेरे पास पहुंचा है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि जब किसी भी आप डिस्पेंसरी में जाते हैं तो आपको वहाँ पे नज़ला, जुकाम, खांसी या बुखार की मेडिसिन मिलती है। इससे आगे आपका ना ट्रीटमेंट होता है, ना वहाँ पे सहूलत होती है, वो आपको किसी हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। अब सिस्टम ये होगा कि जिस मरीज़ का इलाज अलाइड या DHQ में नहीं हो सकेगा तो वो मरीज़ जो है वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है मुस्तफ़ीद होगा। और इसके आगे मैं समझता हूँ कि अब जो है वो कोई स्टेज रहती नहीं है कि अगर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बैठे होते हैं, जो रिसर्च करते हैं कि मरीज़ को बीमारी हुई तो हुई क्यों, उसके फिर सारे टेस्ट होते हैं, फिर वो जड़ से जाके बीमारी को पकड़ा जाता है, फिर उसका जो है वो इलाज शुरू होता है। तो अब वो जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज की जो सहूलियात हैं वो मरीज़ों को मुयसर आ सकेंगी। ये फैसलाबाद में ज़ाहिर बात है, जब मैंने अली जान से ये सवाल किया कि अगर हम समनाबाद के वाले से बात की जाए तो समनाबाद 2012 में काम शुरू हुआ। 2014 में जनरल हॉस्पिटल समनाबाद ने 50 बेड से 250 बेड पे मुंतकिल होना था। फिर कहा गया 2014 से 2016 में होगा जी। तो मैंने बताया, अली जान से सवाल किया मैंने कि तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, वो जो मनसूबा है समनाबाद का वो आज भी अभी तक वहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि अमला नहीं है, वहाँ पे अभी अमला आएगा और बाकी कुछ शोबे अमराज जो कि अभी अमला ना होने की वजह से फ़ाल नहीं हो सके तो वो वहाँ पे फ़ाल होंगे। इसके साथ साथ अगर हसीब शीट कॉलोनी की बात की जाए तो 2014 या 16 का ये मनसूबा था, इसमें भी 2 साल में मुकम्मल होना था। ये भी 6 से 8 साल जो है वो तखीर का शिकार हो चुका है। सर्जिकल टावर जो कि मुखिर हज़रात की जानिब से अलाइड हॉस्पिटल में बनाया जाना था, ये भी तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, इसका अभी तक संग बुनियाद नहीं रखा गया। जब मैंने उनसे बात की अली जान से तो उन्होंने कहा था यार हमारी आप वार्ड लगाएं, ज़रूर लगाएं, मगर इन मनसूबों के वाले से लगाएं, मनसूबे जो है वो तखीर का शिकार भी हो सकते हैं, इन मनसूबे में जो है कमी बेशी हो सकती है टाइम के हवाले से। बिल्कुल आप इस पे पूछें कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे अगर बेड्स गंदे हैं या जो वहाँ पे जो बेड शीट है वो वहाँ पे बेहतर नहीं है, गंदी हालत की है, तो ये आप मसले जो है वो हाईलाइट करें। तो बात करने का मकसद सारा यही है कि अब मंसूबे जो हैं वो, जैसे जिन मंसूबों का मैंने आपके साथ जिक्र किया, तो ये मंसूबे जो आ रहे हैं, किसी के ऊपर काम हो रहा है, किसी के ऊपर जो है वो इख्तिताम होने को है। इंशाल्लाह आवाम को जो है वो 2023 जा रहा है, 24-25 मेरे ख्याल में बेहतर साल होंगे, बेहतर साल होगा जी। चलें जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो में आए। इसी के साथ नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के अंदर भी हम अपने गेस्ट जो हैं कुछ इस तरह के बुलाए जाएं जो कि मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें और ना सिर्फ इश्यूज़ के ऊपर हमारे माशरे की बेहतरी के लिए जो है वो गुफ्तगू की जा सके। और जब भी माशरे की बेहतरी की बात आती है तो कहा जाता है कि सेहतमंद माशरे में देखा ये जाता है कि कितने वहाँ पे स्पोर्ट्स मैन वुमेंस हैं, कितने एथलीट्स हैं और कितने लोग हैं जो कि खेलों से वाबस्ता। फैसलाबाद में अगर स्पेशली बात की जाए तो खेलों के साथ वाबस्तगी के हवाले से पहलवानी हो या फिर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, फुटसॉल हो, इंडोर गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हो, काफ़ी ज़्यादा शौक जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इशू यहाँ पे ये आते हैं कि बहुत सारे लोगों को सहूलियत वो मुयस्सर नहीं हो पाती जो वो उनको चाहिए होती है। तो आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि खेलों के ऊपर बात करेंगे, उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाता चलूँ। हमारे साथ आतिफ मलिक नोमी साहब मौजूद होंगे जो कि एसोसिएट सेक्रेटरी हैं पंजाब के रेसलिंग एसोसिएशन के। तो आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ तारिक महमूद साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं फुटसॉल फेडरेशन पाकिस्तान के। आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो पहले आतिफ मलिक की तरफ चलते हैं। आतिफ, आपका गेटअप माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है और जब रेसलिंग की बात आती है तो रेसलिंग का पूरा गेटअप जो है वो आपने पहना हुआ है। और जब पंजाबी रेसलिंग की बात करती है तो वो पंजाबी रेसलर स्पेसिफिकली लाचा, कुर्ता और इसी तरह खुला जो है वो पहन के मैदान में उतरते हैं। तो क्या कहेंगे, जहाँ पे कबड्डी को पजीराई मिली वहाँ पे रेसलिंग उस तरह से फेमस नहीं हुई जैसे होनी चाहिए, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले तो ये हमारे पंजाब की सकाफत रेसलिंग है। ये इंडिया में शहज़ोर जो होते थे ना, बादशाहों ने वो रखे हुए होते थे, उनके बिना पर वो रियासतों का फैसला करते थे। ये बहुत पुराना खेल है, कदीमी खेल है, तकरीबन ये फ्रांस से शुरू हुआ था, बहुत पुराना खेल है। इसमें आहिस्ता जिद्दत आती गई, फिर ये पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में हमारे पास इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन जो रेसलर हैं, इनाम बढ़ की सूरत में उन्होंने 3 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन का आज़ाद हासिल किया है और कॉमनवेल्थ गेम के वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसमें पहलवानी में हमें अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दिया, ये हमारी पंजाब की सकाफत है। इसमें हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन जो है चौधरी मोहम्मद अरशद सत्तार साहब, उनका बड़ा हाथ है इस पहलवानी को ऊपर ले जाने में।
क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। जितने भी बाहर इवेंट होते हैं वो अपनी गिरा से, हमारा टोटल फंड पूरे साल का 18 लाख रुपए का है, जबकि हम एक कैंप लगा लें उसमें एक माह का तो 18 लाख खत्म हो जाता है। जबकि इंडिया में देख लें तो मेरा ख्याल 4 करोड़ रुपए का फंड है एक साल में। हमें फंड की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इसलिए जो बड़ी मुश्किल के साथ हमारे वो कैंप लगते हैं। और शाह साहब की मेहरबानी है कि वो हमारी टीमों को बाहर भेजते हैं कि जिधर भी इवेंट होते हैं रेसलिंग के, पाकिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूरी है। और पाकिस्तान बहुत सारे मेडल लेके आया, पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है। आप तारीख देख लें, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हॉकी के बाद जो गोल्ड मेडल हैं वो हमें पाकिस्तान रेसलिंग ने दिए हैं। इसमें हमें कोई पजीराई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही। अभी हाल ही में हमने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट, मैडम शाहिदा लतीफ़ साहब हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर हैं, उनके तावन से हमने 2-3 इवेंट करवाए हैं हर 15 दिन के बाद। और हमने एक अकेडमी खोली है कलीम शेख स्पोर्ट कम्प्लेक्स में, हमें पूरा तावन दे रहे हैं मैडम शाहिदा लतीफ़ साहिबा, उनकी निगरानी में वो कर रहे पहलवानी मैट पे। हमारे पाकिस्तान में एक भी अकेडमी नहीं है रेसलिंग की कि जिसमें हम ट्रेनिंग कर सकें और हम उस पर ट्रेनिंग करने के बाद अपने मुकाबले के लिए बाहर जाएं तो मेडल ला सकें। इसलिए हमारे ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट का, जिन्होंने हमारी यानी कि दरख्वास्त पर अकेडमी बना के दी है। हमें कलीम शेख स्पोर्ट कम्प्लेक्स में शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ट्रेनिंग करते हैं। उधर लड़के आते हैं मैट पे, तो माशाल्लाह उधर मेडलिस्ट लड़के हैं। कमर पहलवान, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया कॉमनवेल्थ गेम में, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। मुश्ताक साहब हैं, दिलबर पहलवान हैं, और हमारे वो अमजद हुसैन रंधावा साहब हैं, तो शेख जवेद साहब हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। मुश्ताक अहमद कंबो साहब हैं, मोहम्मदी मुलाई, अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर अमेरिका और ZIH अमेरिका के तावन से हमने 2-3 इवेंट करवाए हैं, जिसमें हमने पहलवानों को अच्छी खासी रकम भी दी है और इनामत भी दिए हैं, ताकि हमारे पाकिस्तान की जो रेसलिंग है ये अप्रूव करे और हम दूसरे मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें और पाकिस्तान का तराना भी हम चलवाएं उधर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है और इसकी हिस्ट्री क्या है? ये गुर्ज है जो इस वक्त हम पाकिस्तान रुस्तम में पाकिस्तान करवाते हैं, कि पूरे पाकिस्तान का रुस्तम होता है ना, हम ये उसको इनाम के तौर पर देते हैं। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान का, क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजाज़ है ये, गुर्ज कहते हैं इसको। ठीक है, ये मिलती है जो शहजोर होता है। और अभी हाल ही में जानी पहलवान ने रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल जीता है, तो उसको भी ये दी थी इनाम में, लाहौर में हमारा टाइटल हुआ था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हमारे साथ तारिक साहब भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तारिक साहब, फुटसॉल के हवाले से बताइएगा कि कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे इसमें, और क्योंकि इंडोर गेम है तो क्या फुटबॉल की तरह इसे पजीराई मिल रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पूछा जी फुटबॉल की तरह, फुटसाल जो है ये फुटबॉल से भी पहले का गेम है। ये जितने प्लेयर पाकिस्तान के या दुनिया के मैसी वगैरह आ चुके हैं वो फुटसाल खेल के आए हैं, क्योंकि ये इनकी एकेडमी होती हैं। ये बाल भारी होता है और ज़्यादा पावरफुल होता है। जब इसके साथ खेलते हैं तो दूसरा जो बाल फुटबॉल का वो बहुत लाइट वेट होता है, उसकी शूट बहुत अच्छी लगती है। ये खेल कर ही अच्छे प्लेयर बनते हैं। ये हमारी एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में है और 2014 में हमने अपनी मदद आप एक साउथ एशिया चैम्पियनशिप नेपाल में हुई थी, वहाँ टीम भेजी और माशाल्लाह गोल्ड मेडल लेकर आई। लेकिन गवर्नमेंट की सतह से हमें कोई पजीराई नहीं मिलती। ये पहली बार हो रहा है कि मैडम शाहिदा लतीफ़ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर है, उनके ताउन के साथ पाकिस्तान सोकर फुटसाल फेडरेशन के साथ दोनों ने मिलकर ये एक टूर्नामेंट जो कलीम शेख स्पोर्ट कम्प्लेक्स में करवा रहे हैं। ये संडे को 23 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेकर रात 7 बजे तक वो होगा। इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें फैसलाबाद है, सरगोदा है, वजीराबाद है, हाफजाबाद है, टोबा टेक सिंह है, जंग है, चनोट है, गुजरात है। ये टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये पाकिस्तान का पहला मौका है हमें कि ऐसा टूर्नामेंट जो है फैसलाबाद में हो। पहले हम टूर्नामेंट इस्लामाबाद में करवाते हैं। पाकिस्तान 2018 में एक इंटरनेशनल कप करवा चुका है। वो इंटरनेशनल में ब्राज़ील पहली बार पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान के सरजमीन पर आकर खेली, और जितना फंड था सारा मैंने जनरेट किया लोगों से मांग कर के गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, बल्कि हमें वेन्यू के पैसे भी लिए। लेकिन मैं मैडम शाहिदा लतीफ़ और राणा हमाद साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये वेन्यू बिल्कुल फ्री दिया है, कोई पैसा नहीं लिया और कहें जी आप करें हम आएंगे। तो ये पहला वाक़या है कि मैं फैसलाबाद में करा रहा हूँ। और ये जो नेशनल गेमें हुई हैं कोयटा में, यहाँ भी हमारा क्लैश था, क्योंकि आदमी आ जाते हैं जब गेम पॉपुलर होती है, वो कहता मैं हूँ, वो कहता मैं हूँ। तो लेकिन वहाँ के दुर्रा बलोच DG स्पोर्ट्स से उन्होंने दोनों की इज्जत रखी। एक को स्टेडियम में खिला दिया, एक को यूनिवर्सिटी में खिला दिया, लेकिन फंड फिर भी नहीं दिया।
तो मैं चाहता हूं कि फैसलाबाद में सिटी 41 जो है वो हमारी हेल्प करे। और इसको फैसलाबाद ऐसी सरजमीन है जिसमें फंडरेशन बहुत ज़्यादा है, ये स्पोर्ट्स की धरती गिना जाता है। मैं 4 बार इंडिया जा चुका हूँ ये गेमों के मसले में। मैं वर्ल्ड पैसिफिक स्पोर्ट फेडरेशन का वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं फैसलाबाद में एक कॉन्फ्रेंस कराना चाहता था जिसमें तकरीबन 20 मुल्कों ने मुझे ओके कर दिया कि हाँ मारे हैं। मैं कमिश्नर साहब के पास गया, उन्होंने इजाज़त दे दी, सारा अरेंजमेंट हो गया। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान को तरक्की करते कोई मुल्क देखना नहीं चाहता। कुछ ऐसे मुल्क थे उसमें जिसने एक शोशा अड़ा दिया कि हाजी साहब आप हमें टिकटें भी दें। मैंने कहा जी टिकटें नहीं, मैं आपको 1 to all हर चीज़ दे रहा हूँ, टिकटें आपने अपनी लगानी है। मैं आपके पाँव के नीचे फूल भी निशावर कर दूंगा, लेकिन करना मैंने फैसलाबाद में है। एंड पे वो कैंसिल हो गया। तो लेकिन ये जो फुटसाल है, ये फुटसाल मैं 2010 में पाकिस्तान में लाया था। मैं अकेला ही था, फुटबॉल को हाथ में लिए फिर रहा था। आस्ता आस्ता मेरे साथ कारवां बनता गया, तो अब पाकिस्तान के कोने कोने में खेला जा रहा है। मुझे बताएं फैसलाबाद के अंदर कितनी लोकेशंस हैं या कितनी जगह आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं फुटसाल खेलने के लिए? ये पहला वाक़या है जी। मैडम साजिद लतीफ़ और राना हमाद दोनों ने मिलकर हमें एक जगह दी है। यहाँ सिर्फ एक जगह, और उसी में भी ये टूर्नामेंट के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे अगर वो हम पे यानी आपके पास ना कोई ग्राउंड ना कोई इंडोर प्लेस कोई भी मौजूद नहीं, कोई मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आप कमिश्नर साहबा से या राना हमाद से मुलाकात करें, कोई अपने जगह मुख्तस करवाएं। बच्चे ट्रेनिंग कैसे करते हैं? जी मैं जाता रहता हूँ अक्सर, फिर मुझे फैसलाबाद छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। मैं कोटा में चला गया, वहाँ स्पोर्ट बोर्ड ने बनाए हुए हैं। इस्लामाबाद में चला गया, पेशावर चला गया, ऐसे फिर मैं शहरों में जाता रहता हूँ, वहाँ टूर्नामेंट होते रहते हैं। लेकिन फैसलाबाद की मैं तो खुश नसीब हूँ कि मैं फैसलाबाद से हूँ, लेकिन जहाँ स्पोर्ट्स नहीं होती, ऑफिशियल बहुत हैं। तो मैं इन लोगों से दरख्वास्त करूँगा मुखय्यर हजरात के हम मेरे साथ ताउन करें और ये ग्राउंड बना दें, बच्चों के लिए ग्राउंड बना दें। मैं फ्री ऑफ कास्ट इनके लिए मेहनत करूँगा। मैं चाहता हूँ ये हमारे 5 अगस्त को टीम ब्राज़ील जा रही है, फैसलाबाद का कोई बंदा नहीं उसमें शामिल। क्यों, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जहाँ गेम नहीं होती, फुटसाल खेला ही नहीं जाता। जहाँ खेला नहीं जाता, जो खेलते हैं वो ग्रासी ग्राउंड पे खेलते हैं, लेकिन ये ग्राउंड इंडोर ग्राउंड है। तो आपको क्या लगता है टैलेंट है यहाँ पे, बच्चे निकल सकते हैं? टैलेंट बहुत ज़्यादा है फैसलाबाद में, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे ये ग्राउंड दे दें ना तो मैं कोई ट्रायल ले लें, जो मर्जी ले लें, फैसलाबाद का बच्चा सबको क्रॉस करेगा। उसकी क्या वजह है? ग्राउंड नहीं है, बच्चे घर बैठे रहते हैं, मोबाइलों के पीछे लगे रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए कितनी जगह आपको चाहिए होगी? कोई ग्राउंड आपने देखा भी है, किसी की सिफारिश की है किसी ग्राउंड के लिए या किसी जगह के लिए? जी जब भी किसी के पास जाते हैं, कोई MNA हुआ, कोई MPA हुआ, उसने कहा जी आप हमें फुटसाल का तो पता नहीं, उसको समझाना पड़ता है। जब कोई मैच करवाते हैं वो आता नहीं। ठीक है, जहाँ तक वो आए ना, आकर देखेंगे ये चीज़ है, ये सेम हैंडबॉल ग्राउंड है, हैंडबॉल ही पोल हैं, वही सेम है। वो हाथ से खेला जाता है, ये पाँव से खेला जाता है, इतना ही फ़र्क है इसमें। तो अगर ग्राउंड बना दिए जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड कप जो हो रहे हैं, हमारे वर्ल्ड कप भी होते हैं। अच्छा, फुटसाल के तो वर्ल्ड कप में तकरीबन 2 या 3 बच्चे फैसलाबाद के ज़रूर जाएंगे। ठीक हो गया। तो क्या जब आपने यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया, जगह राना हमाद से ली, तो आपको क्या लगता है कि फैसलाबाद के बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया इस गेम के अंदर? जी मैंने कैंप भी लगाया था, उसमें टीम सेलेक्ट की फैसलाबाद डिवीज़न की, और टीम ने इसी फ्लोर पे आकर प्रैक्टिस भी की। तो मुझे उम्मीद है कि प्रैक्टिस में कुछ और चीज़ होती है, जब मैच आता है कुछ और चीज़ होता है, तो हम विन करेंगे फैसलाबाद। ठीक है, तो जनाब आप क्या कहेंगे रेसलिंग के हवाले से, फैसलाबाद का नाम कहाँ पे आपको दिखता है? पाकिस्तान ने, फैसलाबाद ने बड़ी मट्टी इसकी जरखेज़ है। अरशद हनीफ है, अच्छा बोरियाना, उन्होंने एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट लिया है। तो कमर है, उसने सिल्वर मेडल लिया, और भी 3-4 पहलवान हैं जिन्होंने मेडल निकाले हैं। फैसलाबाद में पहलवानी इंशाल्लाह ताला अब इम्प्रूव करेगी, क्योंकि पहले पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में मैड नहीं था। अब हमारे पास 2 मैड हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो 25 से 30 लाख का एक मैड है, वो लगा लिया हमने इधर कलीम शेद में, मैडम साजिद लतीफ़ की ज़रिए निगरानी। मैं खुद इंटरनेशनल कोच गया था, पाकिस्तान की टीम स्कूल बॉयज़ ले गए ईरान में। अच्छा, तो मैं भी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ उधर। माशाल्लाह बच्चे खासी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद में कहीं भी मैड जगह नहीं थी लगाने के लिए। अब कलीम शेख कॉम्प्लेक्स में
वो पीयू फ्लोर लग चुका है 2.5 करोड़ रुपए का, उसमें ये फुटसाल हो रही है इतवार को। तो राणा हमाद साहब है, मैडम साहिद लतीफ़ साहब है, इनके तावन से हर 15 दिन बाद हम फ्री कुश्तियाँ करवाते हैं और उसमें पहलवानों को दूसरे शहरों से बुला के उनको उनका मुआवजा भी देते हैं, जिससे हमारी को पहलवानी इंप्रूव कर रही है। माशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ तो उसमें फैसलाबाद की टीम इंशाल्लाह पहले नंबर पर होगी। कितने के लोग हैं जो कि इस खेल के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं फैसलाबाद में? फैसलाबाद में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, तकरीबन 25 से 30 लड़के मेरे पास अब आते हैं शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक क्लीन शेख कम्प्लेक्स में। और जो पीछे लाइन लगी है बच्चों की वो कुछ मट्टी में करते हैं। ये है कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है हमें, क्योंकि ये खेल पूरे पाकिस्तान का पूरी स्पोर्ट्स का सबसे महंगा खेल है। 32 गेमें होती हैं पाकिस्तान में, ये सबसे महंगा शौक है, क्योंकि उसमें बादाम चाहिए होते हैं, गोश्त चाहिए होता है, देसी घी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, ये सब चाहिए, पहुँच से बाहर है। मल्टीनेशनल कंपनी है, उनको चाहिए कि हमारे प्लेयर को हायर करें, उनको मंथली उनकी लगाएं ताकि वो अपनी गेम को प्रॉपर तरीके से रोज़ाना करें और जहाँ भी जाएंगे वो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगे। तो अभी जो लोग पहलवानी कर रहे हैं वो खर्चा कहाँ से करते हैं? वो खर्चा अपनी गिरा से कर रहे हैं, कुछ के यानी कि बाप वगैरह मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ ही इनको हम हर 15 दिन बाद वो रेसलिंग के मुकाबले करवाते हैं, हम इनको पैसे देते हैं, उनसे चीज़ें खरीदते हैं। अक्टूबर नवंबर में हम रुस्त में फैसलाबाद करवाने जा रहे हैं। मुश्ताक अहमद कंबो साहब हैं, मोहम्मदी मलाई, अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर अमरीका, ZIH इंटरनेशनल अमरीका, वो हमें एक 70 मोटरसाइकिल इनाम दे रहे हैं रुस्त में फैसलाबाद को। राना इफ्तिखार साहब इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, वो मेरे चेयरमैन भी हैं डिविजनल रेसलिंग एसोसिएशन के, वो 1 लाख रुपया कैश दे रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट है या डिविजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट है वो इसके अलावा इनको पैसे देगा ताकि अच्छी खासी इनाम की रकम मिलेगी जो रुस्त में फैसलाबाद बनेगा उसके लिए। कि हमने इसलिए अनाउंस कर दिया है कि अक्टूबर नवंबर में ये रुस्त में फैसलाबाद होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की भी सरपरस्ती होगी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट की, डिविजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजनल रेसलिंग एसोसिएशन की। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त ये रुस्तमी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारे नए पहलवान चेहरे भी आएंगे, पुराने भी आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो बात आपने बता दी कि जो प्राइवेट हजरात आपके लिए मुखैर हजरात कर रहे हैं ताबन, गवर्नमेंट की तरफ से क्या ताबन है? गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये है कि हमें वो ग्राउंड मिल जाती है, वो उसका हम ग्राउंड तो एक बनी हुई है ना, वो मिल जाती है। तो हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप इसमें फ्री नहीं खेल सकते। अच्छा। इसमें पैसे दे के खेलते हैं जितने भी प्लेयर खेलते हैं ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, ये हमें ट्रॉफी और रिफ्रेशमेंट कुछ इनाम दे देते हैं। ये इनकी मेहरबानी है कि हमें करते हैं फैसिलिटेट कि हम इसको जारी रख सकते हैं। राणा महाद साहब बहुत ख्याल करते हैं हमारी स्पोर्ट्स का, मैडम साहिद लतीफ़ साहब जिन्होंने छुट्टियों के दिनों में समर कैंप लगाए हुए हैं, गांव में भी गेमें शुरू करें, क्योंकि वो खुद इंटरनेशनल हॉकी और एथलीट हैं मैडम साहिद लतीफ़ साहिबा, तो उन्होंने लगाए हुए अपनी निगरानी में कैंप शुरू करवा दिए हैं। रेसलिंग का फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान में? इंशाल्लाह बहुत अच्छा देखता हूँ, अगर गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती करें या मल्टीनेशनल कंपनी है अपनी मदद आपके तहत तो पहलवान कर ही रहे हैं, क्योंकि इसमें यानी कि मेडल आप निकाल के लाते हो तो आपको अच्छी खासी रकम मिलती है, फिर नौकरी का चांस फिर मिलता है हमें। उससे पहले नौकरी नहीं है, अगर उससे पहले हमें नौकरी मिल जाए तो मेरे बच्चे उम्मीद मैं करता हूँ कि माशाल्लाह वो सबसे अच्छे निकलेंगे और गोल्ड मेडल आ गए हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फुटसॉल को कहाँ पे देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर, फैसलाबाद में स्पेसिफिकली बात करें अगर? जी, जिस तरह हमें मेरा चेयरमैन नसीम अहमद साहब हैं, इन्होंने ये टूर्नामेंट का जितना वन टू वन खर्चा है ये कर रहे हैं। अगर ऐसे 2-3 और आदमी मुझे मिल जाएं तो मैं ख्याल करता हूँ कि ये टीम जो है फैसलाबाद से ही जाया करेगी यहाँ से। आप बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बच्चों को गेम्स सिखाते हैं, उनके साथ क्यों नहीं रब्ता करते आप? जी, मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लेकिन हमारी ये है कि अभी स्कूलों के जो एजुकेशन बोर्ड है उनके अंदर नहीं गई हैं। जब उसके अंदर चली जाएगी फिर स्कूलों कॉलेजों में आ जाएगी। तो आप जो प्राइवेट स्कूल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छे लेवल के स्कूल्स हैं, वो बच्चों को गेम्स भी सिखाते हैं, बिल्कुल। तो आप उनके साथ अगर रब्ता करते हैं, उनके पास जगह, ग्राउंड, पैसे, बजट, हर चीज़ मौजूद होता है, तो मेरा ख्याल है इस खेल को परवान चढ़ सकता है। जी, हर स्कूल में ये खेली जाती है। मसलन फैसलाबाद में रूट पब्लिक स्कूल हुआ, सिटी पब्लिक स्कूल हुआ, ये ऐसे जितने भी स्कूल हैं DPS में रब्ता किया? में भी है। DPS डायरेक्टर स्पोर्ट्स है, वो भी मेरा मेंबर है। तो ऐसे स्कूलों में उन्होंने स्कूल टीचर रखे हुए हैं जो फुटसाल भी सिखाते हैं। तो फैसलाबाद के अंदर कितने स्कूल है जहाँ पे फुटसाल सिखाया जा रहा है? फैसलाबाद में तकरीबन किनार रोड में 15-16 स्कूल हैं, तो इसी सब में फुटसाल सिखाया जाता है।
ठीक है, तो उनसे कोई ग्राउंड लेके कोई बच्चों के लिए एकेडमी या कुछ ऐसा नहीं खोला जा सकता वहाँ? जी खोला जा सकता है, लेकिन ना ये वो जो ग्राउंड है वो इंटरनेशनल लेवल के नहीं है, क्योंकि जहाँ मैंने बैठना है वो इंटरनेशनल लेवल पे सारा कुछ चेक होता है। तो ये जो मैडम साजिदा लतीफ़ ने हमें स्पोर्ट कम्प्लेक्स दिया है और राना हमाद साहब ने इसके साथ वहाँ बाबाए स्पोर्ट्स मोहम्मद रफ़ी साहब बैठे हैं, उन्होंने ये मिलकर हमें ये ग्राउंड दिया है। ये चैम्पियनशिप के बाद हम कोशिश करेंगे कि डेली गेम जहाँ हुआ करे। अगर हमारी डेली गेम हो गई तो मैं यहाँ हर साल बाहर से कोच मंगवाता हूँ। पिछली बार मैंने ब्राज़ील से मंगवाए थे, यहाँ ई लाइब्रेरी में कोचिंग कोर्स करवाया, उसके बाद पुर्तगाल से मंगवाया था, उससे पहले अपना ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था। कोई भी बड़ा इवेंट हो कोच बाहर से आते हैं, उसमें मेरी मुदाखलत नहीं होती। जो बच्चा खेलता है अमीर हो गरीब हो वो टीम के साथ जाता है। मेरा कोई बच्चा नहीं आता, हालांकि मैं खुद रिंग टेनिस के 2 वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ। फैसलाबाद का रहने वाला बंदा वर्ल्ड कप खेल रहा है, एक इंडिया में हुआ था, एक जर्मन में हुआ था, तो एक मैं पंजाब की तरफ से फील्ड हॉकी खेलता रहा हूँ। इसके बाद मैं एक बॉल बैडमिंटन है उसकी एशिया चैम्पियनशिप खेल चुका हूँ। स्केटिंग में पाकिस्तान की तरफ से बहुत खेली मैंने, तो इसके बावजूद फैसलाबाद में मैं कोई जगह ना बना सका। इस बार मुझे नसीम जैसे हमारे चेयरमैन जैसे आदमी मिले हैं जिसकी तरफ से मुझे ओपन इजाज़त है, जी आप काम करें, पीछे मैं खड़ा हूँ। तो आप देखें, आप आएँ ग्राउंड में, ग्राउंड को हमने दुल्हन की तरह सजा दिया है। वो ग्राउंड यहाँ मिट्टी बुरा हाल था, लेकिन मैडम साजिदा लतीफ़ ने, ये नोमी साहब बैठे हैं वहाँ केयर टेकर, इन्होंने 2 दिन हो गए वो सफाई ऐसी कर दिया कि अब जो भी जाएगा ना वो ये नहीं कहेगा कि मैं खलीफाई पार्क में आ गया, वो यही समझेगा यार ये ग्राउंड जहाँ है ये तो कोई बाहर का ग्राउंड लगता है, हम किसी बाहर के मुल्क में बैठे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमें ब्रेक के बाद नसीम अहमद साहब ने ज्वाइन किया है जो कि चेयरमैन है फुटसाल एसोसिएशन फैसलाबाद के। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो नसीम साहब क्या कहेंगे, खेल को कहाँ पे देख रहे हैं आने वाले सालों के अंदर? सर मैं शुरू इस बात से करता हूँ कि रिसेंटली मैं इस फील्ड में आया हूँ, इस फुटसाल में। पहले तो मैं हॉकी में था, तो अभी मुझे टास्क दिया मेरे प्रेसिडेंट तारिक मलिक साहब, उन्होंने कि और चेयरमैन सरदार रफीक सजरानी साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कि सेलेक्ट किया सौदे के लिए। और उसके बाद उन्होंने टास्क किया कि फैसलाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेस्ट जो है ना इवेंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने दोस्तों से मशवरा किया और उसके बाद मैं था कि उनसे ये सारा डिस्कस मामला मैंने किया और उनको बताया कि ये इवेंट्स मैं फैसलाबाद में करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ स्पॉन्सर के हवाले से पूछा कि आपके पास ये एक तरह का फंड्स, जितना आप इसको बता रहे हैं, जिस लेवल का टूर्नामेंट आप बता रहे हैं, फंड्स तो आपके पास अवेलेबल कहाँ से होंगे? तो मैंने उन्हें बताया कि फ़ंड्स की कोई मसला नहीं है, फ़ंड्स मैं टोटली जो है अपनी जेब से कर रहा हूँ, कोई इसमें स्पॉन्सर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टार्ट रहा, स्पॉन्सर तो स्टार्टर में कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो राना हमाद साहब को बताया कि जो हमें ग्राउंड का मसला था वो उन्होंने हमारा हल किया। उसके बाद मैडम साजिदा लतीफ़ साहब थी, उन्होंने पूछा हमसे मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ, कि मुझे बताएं जो मेरे लायक हैं, जो मेरे दायरा इख्तियार में आती हैं। तो वो उन्होंने हमने बता दिया। तो उन्होंने फिर हमें पूरी सपोर्ट दी। राना हमाद साहब, डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर और साजिदा लतीफ़ साहबा ने, उन्होंने हमें हर तरह की सपोर्ट की, जो भी हर्डल्स पास अवेलेबल नहीं था। फैसलाबाद में इस लेवल का कोई ग्राउंड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गेम तो बहुत कम होती है और हमारे पास अपना कोई ज़ाती ग्राउंड नहीं है, फेडरेशन का इतना बनाया हुआ है। तो उनसे रिक्वेस्ट की थी एक करीम शहीद पार्क में कि हमें ग्राउंड दिया जाए, वहाँ पे ये इंडोर गेम है वो अच्छा, वहाँ पे ये कोई केयर टेकर बैठे थे, अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, वहाँ पर उन्होंने हमें ग्राउंड दिया और उसकी कोई फीस हमसे उन्होंने चार्ज नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप बताएँ हमें और आप हमसे क्या तोक़ा करते हैं और हम क्या कर सकते हैं।
तो जो जो हमें जो रिक्वायरमेंट थी हम बताते गए, हमारी रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख में ये फुटसाल का जो है सबसे बेस्ट इवेंट होगा। आप आइएगा, मैं आपको इस प्रोग्राम की वसासत से आपको दावत देता हूँ, आप देखें इंशाअल्लाह ताला आपको पूरे पाकिस्तान में फुटसाल का ऐसा जो इवेंट्स है वो नज़र नहीं आया होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आज साहब क्या कहेंगे, हमारे जो क्लीन शीट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे कौन कौन सी गेम्स है जो हो रही हैं, कितने लोग हैं जो कि यहाँ पे आके सीखते हैं, खेलते हैं या इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं? जी, सब तो पहले तो मैडम साहिदा लतीफ़ का शुक्रिया अदा करूँगा। बाबा स्पोर्ट हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, अरसा 39 साल से वो स्पोर्ट्स की खिदमत कर रहे हैं। उनके ज़ेर साया बहुत सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं भी एक उनमें से हूँ। वो मेरे बाप की तरह है, मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। उन्होंने मुझे उधर केयर टेकर लगाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से केयर टेकर गए हमने उधर पीयू फ्लोर है 2.25 करोड़ रुपए का, वो बिछा दिया है। उसके अंदर 2 जिम है क्लीन शीट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, और उसके अलावा कराटे होती है, जिस्टो होती है, बॉक्सिंग होती है, जिमनास्टिक होती है, वॉलीबॉल होता है, कबड्डी होती है, बैडमिंटन है। अब रेसलिंग की अकेडमी भी उधर खुल चुकी है कि जिसमें प्लेयर्स को बहुत सारी सहूलियत मिल रही हैं। मुझे देखकर ये खुशी होती है कि प्लेयर बहुत सारे माशाल्लाह आते हैं, वो बुरे कामों से, मोबाइल वगैरह से या ऐसी एक्टिविटी से वो बाज हैं, तो जो गेम करते हैं माशाल्लाह वो फिट भी रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर वो प्लेयर नहीं बनेगा तो जवान तो बनेगा ना, फिट होगा। बिल्कुल ठीक तो इसमें माशाल्लाह गेमें हो रही हैं, तो बहुत खुशी होती है। रात ये 11:30 बजे तक हम उसको ओपन करते हैं, 4 बजे से लेकर शाम को। तो माशाल्लाह उधर बड़ी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, सहूलतें भी अच्छी मिली हुई हैं। उधर पीयू फ्लोर सबसे बेस्ट है, इंडोर हैं हॉल में अंदर, और उधर गेमें होती हैं सारी माशाल्लाह। जिम कैसा है वहाँ? जिम दोनों अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं दोनों, मतलब 2 जिम के लिए हैं। उसमें अच्छे खासे प्लेयर हैं जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल लेके हैं अभी नेपाल से। बहुत सारे प्लेयर हमारे उधर कम्प्लेक्स में हैं। बॉक्सिंग में उन्होंने रिसेंटली जो 34वीं नेशनल गेम्स हुई हैं कोयटा में, उसमें से 5 मेडल बॉक्सिंग के हैं, और जिस्टो के हैं 2, माशाल्लाह 3 रेसलिंग हैं। कमर अब्बास वो ब्रॉन्ज मेडल हुआ है, इस्माइल पठान है वो ब्रॉन्ज मेडल हुआ है, आकाश काका फैसलाबाद सिटी का है वो ब्रॉन्ज मेडल हुआ है। इधर गेम करते हैं माशाल्लाह, वो प्लेयर अच्छे हैं। ठीक है। तो बस यही गिला है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है। अगर गवर्नमेंट की सरपरस्ती हो तो माशाल्लाह इधर गोल्ड आपको काफ़ी सारे दें फैसलाबाद की तरफ से। ये बड़ी जरखेज़ मट्टी है। MP MNS के पास नहीं जाते आप? MP MNA के पास क्या जाते हैं, जो फंड आते हैं वो हमें मिलते नहीं हैं। वो इधर स्पोर्ट्स में बहुत कम फंड आते हैं। MP MNA उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्पोर्ट्स पर हाथ रखें, प्लेयर्स पर हाथ रखें, इनको नौकरियाँ दें, तो माशाल्लाह ये आपके फैसलाबाद का नाम रोशन कर सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर स्पोर्ट्स को कहाँ पे देखते हैं फैसलाबाद? इंशाल्लाह अगर हमारे ऐसी ऑफिसर हो गए, राना महाज साहब जैसे, मैडम साहिदा साहब है जैसी, तो स्पोर्ट्स बड़ी इम्प्रूव करेगी, बहुत ऊपर जाएगी हमारे फैसलाबाद की जो स्पोर्ट्स है। जो हमें फैसिलिटियाँ अच्छी मिल रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो हैं प्लेयर पाक फैसलाबाद के वो अच्छा जा रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो नसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, आने वाले दिनों के अंदर जैसे आपसे पहले तारिक साहब मौजूद थे, वो बता रहे थे कि इंटरनेशनली फुटसॉल के टूर्नामेंट्स जो है वो यहाँ पे करवाना चाह रहे थे, लेकिन बीच में फिर कोई ना कोई इशू आ गया, बजट की कमी की वजह से अब टिकट्स तो नहीं करवा के दी जा सकती। तो इस खेल को ऊपर ले जाने के लिए क्या तरीकाकार, क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जी, जैसे मैंने पहले कहा कि मैडम साहिदा लतीफ़ साहब और जो रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना हमाद साहब, उनसे मैंने बात की है कि हमारी बात जो है ना डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब से फैसलाबाद से करवाई जाए। उनको पहले तो हम फैसलाबाद की हद तक इसको बेहतर करें कि फैसलाबाद में एक मुस्तकिल ग्राउंड दी जाए जहाँ पे ये लड़के जो हैं वो मुसलसल प्रैक्टिस कर सकें। और दूसरा, इस गेम के पास कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, क्योंकि एक नई गेम है। नई गेम तो नहीं है, 10 साल से 2010 में पाकिस्तान आई थी, लेकिन उसको पजीराई नहीं मिल सकी। जो मीडिया का कह रहे हैं जाके गवर्नमेंट की तरफ से कि सरपरस्ती इसकी नहीं हुई। अब इंशाल्लाह ताला हम जो स्टार्ट लिया है इस प्रोग्राम को देखते हुए, यही इवेंट जो है हम अपने बलबूते पे करवाने की पहले कोशिश करेंगे, और उसके बाद जब लोगों को इसका पता चलेगा कि ये भी एक गेम है और पॉपुलर गेम है, फिर हम स्पॉन्सर की तरफ जाएंगे कि भाई आएँ देखें, ये एक पाकिस्तान की के लिए एक बाइसे मसरत की बात है और इंटरनेशनल सतह पे इसकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के साथ मिल के और मुख्तलिफ स्पॉन्सर ढूँढें। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे प्लान है, लेकिन अभी डिस्कस कबल वक्त था सारी बातें। जब तक ये हमारा इवेंट पहला नहीं हो जाता
तब तो फिर लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्या फुटसॉल में खवातीन प्लेयर भी हैं? खवातीन के लिए खवातीन प्लेयर हैं, लेकिन असल में बात यह है कि खवातीन प्लेयर बच्चियाँ बेटियाँ जो हैं उनको लोग इस फील्ड में अभी उस तरह नहीं भेजना चाह रहे जैसे कि दूसरे गेम्स में है, क्योंकि ये पॉपुलर गेम नहीं, अभी उनको इतना इन्वायरमेंट उनको पता नहीं है ना बेसिकली इस गेम का। अब जब कि उनको पता होगा कि ये एक सिक्योर गेम है, वहाँ जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनकी उसको इज़्ज़त एहतराम किया जाए, उनकी पूरी इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, हर लिहाज से अखलाकी तौर पे उनका हर अखलाक देखा जाएगा उनको, तो वो लोग फिर इस शौक़ बढ़ेगा तो लोग लड़कियां इसमें आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको मोस्ट वेलकम कहेंगे। हम गारंटी करते हैं सब लोगों को कि जो बच्चियां इस फील्ड में आना चाहें, जिनको शौक़ है, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अभी फैसलाबाद की टीम जो है वो मेरे ज़िम्मे है, मैं उसको लेके चलूँगा, और साथ साथ जो है फुटसाल की जो मैं लड़कियों की टीम है ना वो भी मैं स्टैंड करूँगा, और इन करीब जो है उनका भी एक इवेंट जो है ना वो मैं राना हमाद साहब से मिलकर और मैडम साजिदा साहब से मिलकर वो मैं इंशाल्लाह ताला अरेंज करूँगा, वो भी मिसाली होगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ कि इस मेरा जो पहला प्रोग्राम है ना, ये इवेंट जो है ना मेरे बैसियत चेयरमैन फैसलाबाद, मैं चाह रहा हूँ कि ये इंतज़ामिया भी देख ले और लोग भी देख लें, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला मैं फुटसाल के लिए क्या कर सकता हूँ। इंशाल्लाह ताला ये इस तरह हम इसको मैनेज करेंगे कि बाहर जब इसकी पॉलिसी बाहर के मुल्कों में जाएगी कि पाकिस्तान में भी इस लेवल की इवेंट होने शुरू हो गए हैं, तो वो लोग हमारे पास इंशाल्लाह ताला हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अभी भी हमें फैसला पाकिस्तान को ये ब्राज़ील से इन्विटेशन आया हुआ है, और मॉस्को का इन्विटेशन है हमारे पास, साउथ अफ्रीका का है, इसी तरह और भी हैं, लेकिन मसला आ जाता है कि फंड्स की कमी की वजह से वहाँ पे टीम ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है इसका बंदोबस्त करें कि किसी तरह ये टूर जो टीम को है ना किसी तरह टूर पे भेजें, ताकि पाकिस्तान में वो लोगों को पता चले कि ये भी एक टीम है जो इंटरनेशनल की सतह पे एक चीज़ खेली जा रही है, तो फिर लोगों का शौक़ बढ़ेगा, लोग इस तरफ आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आतिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आतिफ साहब, खवातीन रेसलिंग की तरफ कितना आ रही हैं? क्या हमारे यहाँ ट्रेंड है इस चीज़ का? जी ट्रेंड है, हमारे पास खवातीन की टीम लड़कियों की बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अभी है नहीं? अभी है नहीं। अभी बेल्ट रेसलिंग अरशद साहब ने करवाई है, अरशद सत्तार साहब ने, उसमें लड़कियों का इवेंट करवाया है, और मोहम्मद रियाज साहब ने गुजरांवाला में करवाई, हमने पार्टिसिपेट किया। हम इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। आतिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले खवातीन रेसलर्स के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जनाब, कितनी खवातीन रेसलर्स हैं और क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग का अहतमाम या कोई ख़ास स्पेशल इनके लिए कोई अरेंजमेंट्स की गई? स्पेशल ट्रेनिंग के लिए राना हमारे तारक नज़ीर साहब से, जिन्होंने हमें एक रिसेंट कॉम्प्लेक्स दिया था, 9 डिवीज़न थी टोटल, गुजरांवाला में मुकाबले थे वुमेन बेल्ट रेसलिंग के, जिसमें फैसलाबाद की टीम ने 3री पोजीशन हासिल की थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह लोगों ने हम पर एतबार किया, अपनी बेटियों को भेजा, वो मेरी भी बेटियाँ, कोचिंग मैं कर रहा था उनकी, तो फैसलाबाद ने 3री पोजीशन हासिल की है। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो खुदाया हमारी सरपरस्ती करें, हमारे रेसलर को नौकरियाँ दें, हमारे जो फंड है वो बढ़ा दें। 16 लाख या 18 लाख फंड से कुछ साल का बनता नहीं है। कम से कम जितना इंडिया का है 5 करोड़ है, 4 करोड़ है, हमें 3 करोड़ ही दे दें। हम पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल लेके आएंगे। अभी बहुत मुश्किल हो जाती है हमें, जैसे हम मुखैर हज़रात के साथ मिलकर ये इवेंट करवाते हैं। अभी गुफ्तगू हो रही थी दौरान वक्फा, तो नसीम साहब ने कहा कि जो आप उसमें फैसलाबाद करवा रहे हो उसमें 1 लाख रुपए का प्राइज़ मेरी तरफ से भी ऐड कर लो। ये नसीम साहब की मेहरबानी है कि ऐसे मुखैर हज़रात हमारे पास होने चाहिए। मुश्ताक अहमद कंबोज साहब हैं, मोहम्मदी मलाई, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। राना इफ्तिखार साहब हैं, अमजद हुसैन रंधावा है, शेख जावेद है, अब नसीम साहब हैं। इनकी मेहरबानी है कि ये ऐसे मुखैर हज़रात हमारे साथ मिलकर इवेंट करवाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की जितनी भी स्पोर्ट्स है माशाल्लाह वो ऊपर जाएगी। जितने प्लेयर हैं उनको उनका हक मिलेगा, उनको अच्छा प्राइज़ मिलेगा, तो वो शौक़ से मेहनत से करेंगे पहलवानी या कोई भी गेम होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो नसीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, मोहब्बत कैसे पैदा हुई स्पोर्ट्स के लिए आपके दिल में? आप काफ़ी इनके लिए बेसिकली मैं हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, हॉकी खेलता रहा हूँ, डिपार्टमेंट राइट बैंक में भी था मैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। अच्छी लेवल पे मैंने हॉकी खेली है, उस हवाले से मुझे शौक़ तो था कि कुछ न कुछ स्पोर्ट्स के लिए करूं, तो बस
कि यहाँ समझ लें कि कुछ ऐसे मामला फैसलाबाद में चल रहे हैं जिसकी वजह से स्पोर्ट्स फैसलाबाद में पूरी तरीके से हो नहीं रही, जिसका वजह ये भी पता चला है कि फंड्स की भी कमी है। इंतज़ामिया तो भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इंतज़ामिया ने भी एक हद तक रह के काम करना होता है, तो जो उनको खास अवेलेबल फैसिलिटी होती है या फंड्स होते हैं उसके अंदर उन्हें काम करना होता है। तो इसलिए मैं अब जो दूसरी गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखें कि 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से भी हम एक इवेंट्स करवा रहे हैं, वो हकी का है। वो डीसी साहब के साथ और कमिश्नर साहब के साथ वो मामला जो हैं वो सारे डिस्कस करने हैं। मामला तो सारे डिस्कस हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हजदान लतीफ़ साहब और डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना हमाद साहब, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। वो तो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग आगे हैं जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें। तो बस वेन्यू सेलेक्ट करने वाला रह गया है, क्योंकि टर्फ का थोड़ा सा इशू है, कि उसको पानी का थोड़ा इशू है, लेकिन वो इंतज़ामिया ने कहा कि वो हल हो जाएगा। अगर 14 अगस्त से पहले आज जो हल हो जाता है, तो मैडम साजिदा ने, लतीफ़ साहबा ने, डिवीज़नल स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मीटिंग रखी हुई है कमिश्नर साहबा के सब। बस इस टूर्नामेंट के बाद हमारी मुलाकात है उनके साथ, उस हवाले से भी हमें एक जैसे आज़ादी के पर भी हॉकी का भी है कि इवेंट्स जो है ना वो मैं टोटली स्पॉन्सर कर रहा हूँ अकेला, वो भी मिसाली होगा। यानी इस दफ़ा 14 अगस्त पे चीज़ें काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। जी इंशाल्लाह ताला पूरी। मैंने तो इंतज़ामिया को कह दिया कि जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इंशाल्लाह ताला मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स का शौक़ है। हमने जैसे सीखा, हमने स्पोर्ट्स से ये तो नहीं मैं कह सकता, लोग कहते हैं कि हमने वक्त ज़ाया किया, मैं कहता हूँ वक्त ज़ाया नहीं किया हमने स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखा, डिसिप्लिन सीखा और बहुत सारी चीज़ें जो हमने स्पोर्ट्स से सीखी है, जिनकी हम कामयाब अपने बिजनेसमैन बने हैं अपने शोबे में। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में जो डिसिप्लिन था ना ज़िंदगी में आ गया। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ें जो आने वाली जनरेशन है उनको हम ये कन्वर्ट करें कि वो भी ये चीज़ें जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, ग्राउंड्स में बच्चे नहीं आते, घर में बैठे रहते हैं मोबाइल लेकर, वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। जब जो स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो ये सेहतमंद मुआशरा जो है ना वो जन्म लेगा। तो ज़ाहिर है कि जब गैर ज़रूरी एक्टिविटी से हट के सेहतमंदाना सरगर्मी में बच्चे हिस्सा लेंगे, तो ज़ाहिर है कि हमारे जो बहुत सारे लोग बीमारियों के शिकार हैं, मुख्तलिफ फिज़िकली फिटनेस का मसाइल का शिकार हैं, वो इनसे निकल आएंगे। ठीक है, तो जश्न आज़ादी के अंदर को रेस्लिंग का कंपटीशन भी होने जा रहा है? जी बिल्कुल होगा और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट होगा, अच्छे पहलवान उसमें हिस्सा लेंगे। देखें हमारी पहलवानी अल्लाह ताला के पाक कलाम से शुरू करते हैं, फजर की नमाज के बाद हम खाड़े में जाते हैं, उधर हम मेहनत करते हैं, रियाजत करते हैं, फिर उसके बाद हम डंड बैठ के लगाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर शाम को हम ट्रेनिंग उधर कम्प्लेक्स में रखी है। तो माशाल्लाह जो मेरे पहलवान हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा इवेंट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डिपार्टमेंट और डिवीजनल स्पोर्ट डिपार्टमेंट के तामन से और हमारे मुखैर हजरात के तामन से अच्छा इवेंट एक 14 अगस्त के हवाले से आपको देखने को मिलेगा। ये शहर के अंदर के लोगों का होगा या इसमें? नहीं, हम दूसरे शहरों से, लाहौर से मंगवाएंगे, गुजरावाला से मंगवाएंगे, उधर के पहलवान बड़े ज़बरदस्त हैं। ये फैसलाबाद के अंदर करने रखते हैं हम, जो भी इवेंट रखते हैं ना, तो हम बाहर से लोग पहलवान मंगवाते हैं, ताकि जितने अच्छे पहलवान आएंगे उतनी आवाम आएगी और उतना शौक बढ़ेगा रेसलिंग का। ठीक है, तो आप कोई रुस्तम हिंद जैसे होते थे पहले दौर के अंदर, बरसगीर पूरा होता था, उस तरह का रुस्तम हम पैदा नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? इसमें यही है कि फ़ंड की कमी आ जाती है। अगर हमें फ़ंड मिले प्रॉपर तरीके से, अगर पहलवानों को उसका रोज़गार मिले, अच्छा खासा खाने पीने को मिले, तो वो ज़्यादा मेहनत करेगा। उसे ये पता है कि मैं सारा साल मैंने मेहनत करनी है, साल बाद एक नेशनल होती है उसमें वो हार जाता है, तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया होगी, सारा पैसा ज़ाया हो गया। अगर गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट करेगी, उसको नौकरी देगी, तो पैसे आएंगे, वो अच्छा खासी मेहनत करेगा, अच्छा खासा खाएगा, तो वो मेडल इंशाल्लाह ताला जीतेगा वो। ठीक है, तो आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो फंड्स की कमी है। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारी रेसलिंग का जो फंड है एक साल का, वो 3-4 करोड़ कर दे, तो उसमें माशाल्लाह पहलवान और अच्छे से अच्छे पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान के लिए वो रुस्तम ज़मां का टाइटल लेकर आएंगे। और जैसे आपने भट्ट साहब की बात की, वो कैसे टाइटल लेके आए, क्या सारा खर्चा अपने पास से करते थे? इनाम भट्ट साहब ने 2011 में कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में ना, इंडिया के पहलवान को चित किया था फाइनल में, तो उसको 50 लाख रुपया कैश मिल गया। वज़ीर आज़म जुस्रुल्लाह गिलानी थे। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से वो कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडल जीता, तो शालका खान बासी 50 लाख उन्होंने दे दिया, तो वापडा ने उनको 17वें स्केल में नौकरी दे दी। और अरशद सत्तार साहब जो उस वक्त के सेक्रेटरी पाकिस्तान थे, उनकी बहुत बड़ी मेहनत शामिल है कि पाकिस्तान की जो रेसलिंग है वो ऊपर की तरफ जा रही है।
उनकी बहुत खासी मोहब्बत। फरीद अली कोच है हमारे पाकिस्तान के, इंटरनेशनल लेवल के उन्होंने कोचिंग कोर्स किए हैं। वो माशाल्लाह जदीद तरीक़ों से पाकिस्तान के रेसलर को अभी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हमारी टीम इंडिया चाइना जा रही है, ज़मान अनवर जानी पहलवान जा रहे हैं, हैदर पहलवान, और अनायतुल्लाह खान है, वो पाकिस्तान का वाहिद रेसलर है जिसने ब्रॉन्ज मेडल लिया वर्ल्ड यूथ वर्ल्ड से, वो अनायतुल्लाह वो जा रहा है। और मोहम्मद बिलाल है, वो भी इंटरनेशनल पहलवान है, खासे मेडल पाकिस्तान के लिए लिए हैं। तो फरीद अली बड़ी मेहनत कर रहे हैं कोचिंग के लिए कि पाकिस्तान के जो रेसलर 4 जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये गोल्ड मेडल लेकर आएँ और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें और पाकिस्तान का जो तराना है उधर बजना चाहिए। अब ये डाइट की जब बात की जाती है, सिर्फ रेसलर्स ही नहीं, रेसलर्स तो ख़ास तौर पे उनको ज़ोर आजमाई चाहिए, लेकिन दूसरे जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए भी डाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। उनकी डाइट तो आप लाइट भी ले सकते हैं, मगर जो रेसलिंग है ना इसमें बादाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे। इसमें देसी घी है, इसमें दूध है, इसमें गोश्त है, वो चीज़ें लाजमी है। जो दूसरी गेमें हैं उसमें तो ये चीज़ें इतनी लाजमी नहीं होगी। पहलवान कितना खा लेता है दिन का? दिन में अब जो महंगाई का दौर है इसमें 3000 एक रेसलर की खुराक का खर्चा है। अच्छा, कि जो बड़ी मुश्किल जैसे इवेंट होते हैं जुमे के जुमे या इतवार के इतवार, कहीं वो लड़ने के लिए जाता है तो जीत के आता है या हार के आता है, उसको उसके पैसे मिलते हैं तो उससे वो गुजारा करता है। अगर उनको नौकरी मिल जाएगी फिर तो वो बहुत अच्छा गुजारा होगा, उसमें पाकिस्तान का नाम भी होगा। हमारे जो फैसलाबाद की ये धरती है बहुत ज़रखेज़ धरती, इसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो हमारे फैसलाबाद के प्लेयर्स हैं, यहाँ लीजेंड देख रहे हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, उनका नाम है शहबाज सीनियर हैं, ये भी फैसलाबाद से हैं। ऐसे ही को फैसलाबाद से वो अरशद हनीफ हैं, एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये बड़ी ज़रखेज़ धरती है, इस पर तवज्जो दी जाए, हमारी स्पोर्ट पर तवज्जो दें। हमारे स्पोर्ट ऑफिसर वो हमारे साथ तावन भी करते हैं, अगर गवर्नमेंट तावन साथ में करे ना तो फिर बड़ा मज़ा आएगा स्पोर्ट्स करने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने, गवर्नमेंट का तावन तो लाजमी तौर पे ज़रूरी होता है। अगर वो तावन ना हो तो कोई भी खेल जो है उसे परवान नहीं चढ़ाया जा सकता। और खेलों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि दिलचस्पी, आम पब्लिक की दिलचस्पी तभी होती है जब लोगों की दिलचस्पी उस वक्त होती है जब गवर्नमेंट भी उसके लिए कोई ना कोई किरदार अदा करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।